हम नेट की बात करें, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हमारा सीएसआईआर नेट है, एक हमारा यूजीसी नेट है। तो हम जो इस सेशन में पूरी बात करेंगे वो यूजीसी नेट की बात करेंगे, क्योंकि जो सीएसआईआर नेट होता है वो ओनली फॉर साइंस बैकग्राउंड होता है और यूजीसी नेट अदर देन साइंस बैकग्राउंड के लिए होता है। तो जो भी पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहता है या आपका रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है या पीएचडी करना चाहता है, तो वो एक्चुअली इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपीयर करना होता है, उसके लिए मैंडेटरी है। आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और प्लस उसके साथ रिविजन मल्टीपल टाइम्स हो गया है, तो 100% यू विल क्वालिफाई योर जेआरएफ एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जो आप मर करते हैं, आप जाके छत पे बड़बड़ाते हैं अपने में, वैसे उसे तो एक बीमारी कहा जाता है। पर इट्स बेटर यू कैन डू जर्नल। आप जाके किसी डायरी में लिख सकते हैं, है ना। पॉडकास्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट में आपका पुनः स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किंग ऑफ किंग्स पॉडकास्ट को इतना प्यार और समर्थन देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम कामना करते हैं आप सबको भरपूर प्यार, स्वास्थ्य, धन, सफलता मिले और आपके सभी सपने सच हों। आप एक राजा हैं और आप एक रानी हैं, और किंग ऑफ किंग्स के फैमिली मेंबर बनने के लिए लाइक इसलिए ग्रुप को शेयर करें एंड सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशन, कमेंट किए पॉडकास्ट, ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग एंड हार्ट टचिंग कॉन्वर्सेशन ला सकें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूजीसी नेट एग्जाम, नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हर साल 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हर साल इस पोस्ट के नोटिफिकेशन रिलीज करती है। इन दिस पॉडकास्ट राधा त्रिपाठी, जिन्होंने अपने विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बलबूते पे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम एक ही शॉट में क्लियर कर दिया, तो शी विल शेयर हर सक्सेस सीक्रेट्स फ्रॉम एग्जाम सिलेबस टू प्रिपरेशन टिप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम उनकी एक अनफॉर्चुनेट चाइल्डहुड इंसिडेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे, जिसमें उन्होंने अनबिलीवेबल कमबैक किया फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दैट। तो बिना समय व्यर्थ करे हम उन्हें स्टेज पे बुलाते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं। हाय राधा जी, आपका KOK हेलो पॉडकास्ट जी, में आने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। सबसे पहले तो आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है। सो आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू आल्सो। इट्स आवर प्लेजर। तो चलिए जी, बिना समय व्यर्थ करे हम सेशन की तरफ चलते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जी, आपका जी। इंट्रो लेना चाहेंगे, इंट्रो जानना चाहेंगे। आप हाँ कुछ अपने जी। बारे में थोड़ा बताइए। जी, जी। मेरा नाम राधा त्रिपाठी है और मैं जनरली बिलॉन्ग करती हूँ मुखवा विलेज से, जो कि आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही है, पटवारी ब्लॉक के अंडर है। ये आपका गंगोत्री जो है, वहाँ से 19 किलोमीटर पहले आता है। तो मैं वहाँ से जनरली बिलॉन्ग करती हूँ। वो एक्चुअली ओबीसी कैटेगरी में ही आता है पूरा विलेज। एंड मेरी जो स्टडीज़ वग़ैरह रही है, वो जनरली वहीं से हुई है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। क्योंकि मुखवा में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है विलेज में कि मैं वहाँ पे अपनी स्टडीज़ पूरी कर पाती। लाइक माय 18 इयर्स वाज़ कंप्लीटली इन द डिस्ट्रिक्ट, जो मेजर टाउन है वहाँ पे उत्तरकाशी टाउन, वहीं से मेरी स्टडीज़ हुई। हाँ जी। अच्छा, तो आपके एंड हाँ जी, हाँ जी। पेरेंट्स क्या करते हैं वैसे? जी। माय फादर जनरली उनकी कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं, वो जॉबलेस हैं, बट हमारा आश्रम है गंगोत्री में, मोनी बाबा आश्रम, तो वहाँ से थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है। और बाकी माय मदर इज़ सिंपली हाउसवाइफ। एंड हमारी फैमिली में 4 सिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग मी एंड 1 ब्रदर, जो कि मेरे लिए बहुत ही मीन्स हमेशा उनका सपोर्ट रहा है लाइफ। माय फैमिली एंड माय फैमिली मेंबर्स बोथ। हाँ तो जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास 4 सिस्टर्स हैं, कि कई लोगों के पास 1 हाँ सिस्टर जी। भी होती है और आपके पास 4 सिस्टर और हाँ, हाँ, भाई हाँ। भी हैं। ये तो बहुत जी, अच्छा जी, लगा जी। जान के। तो हाँ देखिए, जी। हम
के सक्सेस स्टोरी थोड़ा बाद में जानेंगे। पहले हम सबसे मेन जो पॉइंट है एग्जाम, आपने जो क्रैक किया है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम, तो अच्छा हम सबसे पहले उसके बारे जी में जी बातचीत करना शुरू करेंगे। तो ये क्या एग्जाम हाँ होता है, जी इसके बारे में कुछ बताइए। जी 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 देखो इसमें क्या है, अगर हम नेट की बात करें दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हमारा सीएसआईआर नेट है, एक हमारा यूजीसी नेट है। तो हम जो इस सेशन में पूरी बात करेंगे वो यूजीसी नेट की बात करेंगे, क्योंकि जो सीएसआईआर नेट होता है वो ओनली फॉर साइंस बैकग्राउंड होता है, और यूजीसी नेट अदर देन साइंस बैकग्राउंड के लिए होता है। तो जो भी पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहता है, या आपका रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, या पीएचडी करना चाहता है, तो वो एक्चुअली इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपियर करना होता है, उसके लिए मैंडेटरी है। तो इसके कुछ आपके एलिजिबिलिटी जो आपका क्राइटेरिया है कि कौन अपियर कर सकता है इस एग्जाम में, तो सबसे पहला तो आपका है कि जो कैंडिडेट अपियर करेगा वो पोस्ट ग्रेजुएटेड होना चाहिए, जिसमें इसका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 55% है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो आपका है 5% रिलैक्सेशन होता है, दैट इज 50% मार्क्स आपका, जैसे ओबीसी हो गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एससी एसटी, इनके 50% मिनिमम मार्क्स होता है। सेकेंड जो आता है एज लिमिट, तो एज लिमिट में क्या है आपका कि जो आपके जनरल कैटेगरी वाले हैं इनके लिए हाँ सॉरी, हाँ, जो एज लिमिट है, जो यूजीसी नेट वाले हैं जिनको नेट एग्जाम अपियर करना है, तो वो अपनी लाइफ टाइम में मल्टीपल टाइम्स अपियर कर सकते, उनके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है नेट एग्जाम, अगर आपको नेट सिर्फ क्वालिफाई करना है। बट जेआरएफ के लिए एज लिमिट है, जैसे जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 30 इज द अपर लिमिट एज की, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 33% है, 33 एज है। और बाकी जो आपका एससी और एसटी कैटेगरी वाले हैं उनका आपका 35 एज है। तो ये आपकी कुछ दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो टॉप मोस्ट में रखी जाती है जो भी कैंडिडेट नेट एग्जाम के लिए अपियर करना चाहता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके जो पेपर्स आपके जो होते हैं, इसमें यूजीसी में यूजीसी नेट के लिए 2 पेपर्स होते हैं आपके। एक तो पेपर 1 कॉमन पेपर होता है, जो सेकंड पेपर होता है वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस बेसिस पे होता है। लाइक मेरा इकोनॉमिक्स रहा है तो मैं उसको ही कैरी करती हुई आऊंगी कि मेरा जो इकोनॉमिक्स रहा है उसको ही आगे कैरी करूंगी। तो जो इसमें सबसे पहला क्या है कि ये जो एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, और ये जो कंडक्ट करवाती है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। एक तो इसकी साइकिल जो होती है वो जून में होती है और एक दिसंबर में होती है। तो सबसे पहले बेनिफिट क्या है कि इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये प्लस पॉइंट है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ दें तो वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आप इसमें ये है कि जनरली डेप्थ नॉलेज रखना होता है हर एक कंसेप्ट का, तभी जाके आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। और जो सबसे प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब अगर हम इनके क्वेश्चंस की बात करें कि पेपर 1 से कितने क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 से कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या टाइमिंग है इसकी। तो जो पेपर 1 है इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 2 मार्क्स है, दैट मीन्स पेपर 1 100 मार्क्स को कैरी करता है। और पेपर 2 जो आपका है उसमें 100 क्वेश्चंस है, तो वो 200 मार्क्स का हो गया, दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। तो और जो इसका ड्यूरेशन होता है टाइमिंग, वो 3 आवर्स है। तो शिफ्ट होती है अलग-अलग, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक इवनिंग शिफ्ट होती है। तो मॉर्निंग शिफ्ट लाइक 3 आवर्स के लिए 9 टू 12, एंड जो इवनिंग टाइमिंग होता है वो 3 टू 6 तक का होता है। तो ये टाइमिंग हो गया और आपका क्वेश्चंस के हो गए। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, इसमें सिलेबस की बात करें तो जो पेपर 1 है कॉमन पेपर, ये सबके लिए एक जैसा होता है। कॉमन पेपर सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, उन सब के लिए कॉमन पेपर होता है। तो इस पेपर में 10 यूनिट्स में ये डिवाइडेड है। 10 यूनिट्स में जैसे आपका इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है इसमें, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है आपका,
पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है आपका। तो ऐसे ये 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। और सेकंड पेपर मैं अपना इकोनॉमिक्स को ही लेके चलूँगी। जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स से अगर अपना नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाई करना चाहेगा, तो इसमें ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, पब्लिक इकोनॉमिक्स है, तो मैथमेटिकल इकोनोमेट्रिक्स हो गया आपका, स्टैटिस्टिकल एप्टीट्यूड हो गया, ये सारे के सारे इसमें हमारे इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक्स में मेनली क्या है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, मेन सब्जेक्ट, तो आपका जो मास्टर्स का जो सिलेबस होता है आपका, आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, तो ऑलमोस्ट आपका जो नेट का जो सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाता है। बट पेपर 1 के लिए आपको अलग से एफर्ट डालना है ना? तो इसमें क्या है कि अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें शायद पेपर 2 में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए बिकॉज़ उसका वेटेज ज़्यादा है मार्क्स का, बट ऐसा कभी नहीं सोचना है। क्योंकि क्या होता है आपका जो पेपर 2 होता है, वो भले ही आपका मार्क्स ज़्यादा है, बट आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, दोनों में पास होना पड़ेगा दैट इज़ 40%। आपको पेपर 1 के लिए भी 40% चाहिए, आपको पेपर 2 के लिए भी 40% चाहिए। तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हाँ, हम सिर्फ़ एक मेन पेपर में आप फ़ोकस दें, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है आपका, आप उसमें फ़ोकस करके आप ज़्यादा कर सकते हो, नहीं। क्योंकि हर एक का जो वो होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है, सबका स्ट्रॉन्ग रहता है। अब फोकस ज़्यादा किसमें करना पड़ेगा? पेपर 1 में, जो सबके लिए कॉमन है, तो हमें अपना बेस्ट दोनों के लिए ही करना है। तो बाकी रही जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं जनरली कि प्रीवियस ईयर पेपर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कम देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जितना भी सिलेबस है, उसको कंप्लीट कर देंगे। बट इसका बहुत ज़्यादा मैंने खुद क्योंकि दिया है, तो लाइक मुझे उसकी रेलेवेंसी पता है। जो लास्ट 10 ईयर पेपर्स हैं, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लियर करो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, आप टाइमिंग सेट करो उसकी, आप अच्छे से उसको कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ ध्यान में रखना चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को स्किप कर रहे हैं। और जिस तरीके से मतलब स्ट्रैटेजी तो मैं अभी आपको बताऊँगी आगे कि किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रही है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के लिए सोच लेते कि हमें ये करना है एनी हाउ, तो वो हमारे पास ईज़िली हम उसको कर लेते हैं। तो बाकी ये सारा सिलेबस वगैरह था, जितना भी यूजीसी नेट के बारे में जो क्वालीफाइंग कितना मार्क्स है, कैसे करवाती है कंडक्ट, कितने पेपर्स हैं, कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, टाइमिंग आवर्स कितना है, ये सारा इसके बारे में डिटेल। हाँ जी, अच्छा, काफ़ी अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया आपने और थैंक यू सो मच। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे जैसा आपने इस चीज़ को आपने जो स्टडी मटीरियल जो होता है, वो आपने क्या हाँ प्रेफ़र जी, करा हाँ था? जी। हाँ जी, उसी के बारे में बताते हैं। एक्चुअली जो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से बचपन से ही, ऐसा नहीं कहूँगी मैं बचपन से एकदम तेज़ थी, ब्रिलियंट थी, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं था कि कुछ होते हैं ना कि बचपन से स्टूडियस रहते हैं बच्चे, तो मेरा ऐसा सीन नहीं था कि बचपन से ही एकदम ब्रिलियंट, ऐसा नहीं था। वो धीरे-धीरे जब मुझे उसकी रेलेवेंसी पता चला, कुछ लाइफ में इंसिडेंट जो हुए, उस वज़ह से मेरे अंदर ज़्यादा डिवोशन हुआ कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, करके जाना है। तो लाइक जो मेरी इसके लिए मेरा जनरली ये नहीं है कि पहले से ही मेरा इस चीज़ का था कि मुझे ये करना है। बट हाँ, स्टेजेस आए, अप एंड डाउन्स आए। एट द लास्ट मुझे लगा कि हाँ, ये करना चाहिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहिए। और मेरा हमेशा डिटर्मिनेशन ये था कि मुझे सिर्फ नेट क्वालीफाई नहीं करना है। मुझे जो क्वालीफाई करना है, वो जेआरएफ क्वालीफाई करना है और मैं उसको करके रहूँगी, चाहे उसके लिए कैसी भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़े। तो उसमें क्या था अच्छा एक और चीज़ है जैसे आपके जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं लाइक मेरे टाइम पे 2021 में क्या हुआ था कि 12 लाख से अबव कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था क्योंकि कोविड के वजह से क्या हो गया था 2 साइकिल्स मर्ज हो गई थी, जून की एंड दिसंबर की। तो उसमें क्या हुआ था कि 12 लाख अबव स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और उसमें से क्या होता है जितने आपके कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उसका ओनली 6% क्वालीफाई करता है नेट। ओनली 6% और उस 6% से भी ओनली 1% जो होता है वो जेआरएफ क्वालीफाई करता है। तो जो जेआरएफ में क्या होता है आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आपको प्रोवाइड करती है फेलोशिप प्रोवाइड करती है जो कि आपकी 31,000 तक की जेआरएफ होती है 2 इयर्स के लिए
एंड नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आपको एसआरएफ मिलता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, दैट इज बिटवीन 35 to 36,000। और इसमें एडिशनली आपको कुछ एचआरए मिलता है जो कि डिपेंड करता है आपका सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे आती हूँ। मैंने कहाँ से अपना जो भी है स्टडी मटेरियल लिया है। तो मेरा सबसे बचपन से कभी ऐसा नहीं रहा है कि कोचिंग या बाहर जाके अपना, वो मेरे लिए, मेरा ओपिनियन है कि वो एक तरीके का टाइम वेस्ट है मेरे लिए। अकॉर्डिंग टू मी सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, किसी को कोचिंग से ज्यादा समझ में आता है। मेरा हमेशा से क्या रहा है कि सेल्फ स्टडी, कि मैं जितना अपने आप उसको समझूं। अगर कोई डाउट्स है तो आज की डेट में यूट्यूब, गूगल, हम कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी एक टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको जिसका अच्छा एक्सप्लेनेशन लगता है आप उसको अच्छे से सुन के उसकी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो पहले तो मैंने बुक्स वगैरह इसके लिए, जो कॉमन पेपर जो था आपका पेपर 1, उसके लिए मैंने हरप्रीत कौर की बुक ली थी। तो वो मेरे मानने में ये है कि बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट। अगर आप पूरा की पूरा 10 यूनिट्स का समरी लेना चाहते हो, उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो वो सबसे बेस्ट बुक है। केवीएस मदान की है, अरिहंत की है, तो मैं इनको प्रेफर मैंने किया ही नहीं। इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ अननेसेसरी ऐड किए रहते हैं जो हमें शायद देखना भी नहीं होता है। तो जो आपकी हरप्रीत कौर की है, ऑक्सफोर्ड की है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपको रेलेवेंट चीज़ें उसमें बताई रहेगी। अब दूसरा क्या है कि मैंने तो पहले बुक को पढ़ा, टेक्स्ट बुक को पूरा अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, उनको थॉरली उनको करा, अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद उससे रिलेटेड यूट्यूब में अनअकैडमी हो गया, उसमें भी फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। आपका बायजूस हो गया, उसमें भी काफ़ी लेक्चर्स आपके फ्री हैं। और अलग से आप अनअकैडमी ऐप है, उसमें भी स्पेशल क्लासेस वगैरह दी जाती है। तो मैंने मतलब विदाउट स्पेंडिंग एनी ऑफ द अमाउंट, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन की है। सिर्फ बुक्स में जो आया होगा एक्सपेंडिचर, वो आया होगा, वो नॉमिनल है, वो तो करना ही है। बट अपने आप खुद से अपना बेस्ट टाइम दिया है इसमें। और एक और मेन चीज़, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छा पेपर 1 के लिए तो मैंने ये किया, और पेपर 2 के लिए मैंने सिमरनजीत कौर मैम है अनअकैडमी चैनल पे, उनकी क्लासेस सुनी थी। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही मेरे लिए। पहले तो मैंने बुक्स वगैरह देखी, जैसे माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस हो गया, इन सब के लिए मैंने उसका देखा था, एमएल झिंगन की बुक्स प्रेफर करी थी। और अदर इसके ऑप्शन में एचएल आहूजा हो जाती है, जो बेस्ट बुक है आपकी। बाकी जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके लिए भी एमएल झिंगन की ली थी। इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा एंड पुरी की ली थी। और मनी एंड बैंकिंग, कुछ-कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मैंने यूट्यूब से ही किया था। तो मैंने कुछ ऐसा इतना ज़्यादा नहीं किया था कि ये बुक्स भी लो, वो बुक्स भी लो, हर जगह से करो, नहीं। मैंने सिर्फ लिमिटेड मटेरियल लिया था, उसी को गो थ्रू किया। और ये सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, तो आप शायद ही कुछ-कुछ पोर्शन ऐसा रह जाएगा जो आपसे स्किप हो जाएगा। बट अगर आपने लिमिटेड मटेरियल लिया, उसको अगर गो थ्रू कर रहे हो, प्लस आपने यूट्यूब में कुछ क्लासेस देख ली, जो आपका डाउट जो भी होगा, जिससे रिलेटेड भी डाउट होगा, आपने उसको देख लिया, तो वो आपका क्या करेगा, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसी तरीके से मैंने अपना जो भी है प्लानिंग है, मैंने पहले बुक्स को कंप्लीट किया, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स में गई। उसके बाद भी अगर मुझे कुछ ऐसा लगता था कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उससे मैं यूट्यूब में या अनअकैडमी चैनल वगैरह में उसको देख लेती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, मीन्स विदाउट स्पेंडिंग एनी ऑफ द मनी। और एक और मेन चीज़ क्या है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि आवर्स बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर। लाइक हमें 2 आवर्स पढ़ना है, 3 आवर्स पढ़ना है, एक दिन में 8 आवर्स पढ़ना है, 12 आवर्स, अलग-अलग होता है। बट मैंने कभी भी आवर बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करी। कभी भी नहीं कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, कभी इस तरीके से नहीं। मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है टॉपिक वाइज़ सेट करती थी। ये टॉपिक मैंने आज अचीव करना है। रात को सोने से पहले ये सारा मुझे पढ़ना है। तो एक्चुअली मैं क्या किया करती थी कि जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी, एक दिन का टॉपिक जो मेरा डे वाइज़ मैं सेट करती थी कि आज ये सारा मुझे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए क्या करती थी मैं, हमेशा ऐसा टारगेट सेट करती थी कि जो रात तक कंप्लीट ना हो, हमेशा। इसीलिए करती थी, अपने आप को चैलेंज करती थी।
कि राधा यू हैव टू डू, कैसे ना कैसे करके तुम्हें कंप्लीट करना है। और लास्ट एट द एंड ऑफ द डे मैं पूरा कंप्लीट कर लेती थी। तो उस वो चीज़ मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि मैं ऐसा टारगेट सेट करती हूँ जो अचीव नहीं हो पाएगा, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको कंप्लीट कर लेती थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी जनरली, जैसे आप आवर बेसिस पे करते हो तो क्या होता है, 1 आवर आपका वेस्ट चला गया। आपने क्या टॉपिक अचीव किया? कुछ भी टॉपिक अचीव नहीं किया। तो अगर आप स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो तो वो टॉपिक वाइज़ करनी चाहिए। अगर टॉपिक वाइज़ करोगे तो आपको ये लगेगा हाँ, मैंने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया, ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया, तो अंदर से खुद मोटिवेशन आता है कि हाँ, मैं कुछ और कर सकती हूँ या और कर सकता हूँ। तो यही मुझे मतलब मोटिवेट किया करता था। मैं ऐसा टारगेट सेट करती थी जो दिमाग से ऊपर है कि नहीं कंप्लीट किया जा सकता है, बट स्टिल मैं उसे अचीव कर लेती थी। तो और ऊपर से मेन चीज़ क्या है, आपका रिविज़न। रिविज़न आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा ये मानना है कि अगर आप आज जैसे आपने 1 दिन में जो भी पढ़ा, तो सोने से पहले 15 मिनट्स पहले आप जैसे जैसे बिस्तर में आ जाते हो, तो वो पूरा रिकॉल करो कि आज आपने क्या-क्या पढ़ा है। ऊपर से ओवरव्यू अपने माइंड में, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ आप भूलते नहीं हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई हमेशा से करती हूँ। तो मतलब आफ्टर 12th न सॉरी 10th के बाद से, जो मेरा अच्छा फेज़ आया, वो आफ्टर 10th के बाद ही आया, बहुत ही अच्छा। क्योंकि एक गाइड थे जो टीचर थे जो हमारे, जितेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय विद्यालय में। तो उनकी बहुत सी बातें हैं जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है कि बेटा इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, अपनी स्टडी के रिगार्डिंग जो भी है। तो ये है कि रिविज़न वाली बात मैं उनसे सीखी हूँ, कि बेटा आप अगर पढ़ते हो कुछ भी, तो सोने से पहले आप क्या करा करो कि उस चीज़ को पूरा रिवाइज़ किया करो कि आपने क्या आज पूरे दिन भर पढ़ा है। उससे क्या होगा कि आप अगले दिन के और मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ, मुझे और पढ़ना है। तो अगर आप इस तरीके से अपना दिनचर्या रखोगे, इतना पॉज़िटिव रहोगे, तो ऑटोमैटिकली आप क्लियर कर सकते। ऐसा है कि बहुत से बच्चे ये होते हैं कि नेट भी नहीं क्वालीफाई कर पाते हैं। 3-3 अटेम्प्ट्स मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा है जो 3 अटेम्प्ट्स भी दे दिए, फिर भी उनका नेट क्वालीफाई नहीं हुआ। क्योंकि वो उस तरीके से उसको लेते ही नहीं है। वो आवर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनके टॉपिक्स अगर आप पूछो आपने 1 दिन में क्या किया, तो वो नहीं बता पाएँगे कि हमने इतना पढ़ा है या कुछ भी। तो जो है, वो जिस तरीके से मैंने अपने आप का जो स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है, वो टॉपिक वाइज़ बिल्ड करी है, रिविज़न डेली का रखा है। और लास्ट में जब मेरा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, तो मल्टीपल टाइम्स रिविज़न हुआ था। एक बुक को कंप्लीट करने में लाइक जब फर्स्ट स्टार्टिंग मेरा रिविज़न था, तो उसमें मुझे टाइम लग गया था लाइक 3 टू 4 डेज़ लग जाता था। बट एक दिन जब मेरा ऐसा आया रिवीजन में कि मैंने एक दिन में 3 टू 4 बुक्स रिवाइज कर ली थी। वो इसीलिए हुआ कि जब मैंने मल्टीपल रिवीजन किया तो मैं इस पोज़ीशन में पहुँच गई कि मैं रिवीजन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से करती हूँ। तो अगर आपका अच्छा आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और प्लस उसके साथ रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो गया है, तो 100% यू विल क्वालिफाई योर जेआरएफ एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जो मेरे साथ और जो हुआ ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा मतलब जब मास्टर्स के स्टार्टिंग से ही मैंने स्टार्ट कर ली थी पढ़ाई, नहीं। मेरा मास्टर्स चल रहा था, उसके बाद मैंने एकदम से लाइक जब मेरा लास्ट ईयर था, तब मैंने स्टार्ट किया, वो भी 2 एंड अ हाफ मंथ की मेरी ये स्ट्रैटेजी रही है। ओनली 2 एंड अ हाफ मंथ की स्ट्रैटेजी रही है इस तरीके से। अदरवाइज़ जो मास्टर्स में पढ़ा हुआ था, वो तो था ही माइंड में कि हाँ, ये है मतलब इतना ये सब कुछ, तो उसको मैं रिवाइज़ करती रहती थी। बट जो ये स्ट्रैटेजी मैंने 2 एंड अ हाफ मंथ्स की थी और उसको बखूबी से निभाया और आज जेआरएफ क्वालीफाई की है। हाँ तो जी। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से करा, लेकिन हम थोड़ा-सा जैसा हुँ, आपने हुँ। बताया कि आपने एक नई मतलब एक नई अप्रोच यूज़ करी हुँ, अपनी हुँ। सफलता के लिए। तो एक हाँ छोटा-सा जी। एग्ज़ाम्पल देना पसंद करेंगे आप कि किस तरीके से टॉपिक वाइज़ आप पढ़ा करते थे? मतलब एक टारगेट क्या सेट किया करते थे जिससे और क्लैरिटी मिल जाए? हाँ जी, जैसे कि अगर आपका जैसे अब मैं अपने इसकी बात करूँ चलो पेपर 1 की बात करती हूँ पहले। पेपर 1 में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो उसमें टॉपिक्स वगैरह मैं सेट कर लेती थी कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं जो टॉपिक्स वगैरह हैं, उसमें 3 टू 4 टॉपिक्स रख लेती थी कि इसको मुझे आज कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स मुझे देखने हैं, यूट्यूब में इससे रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन्स बन सकते हैं। तो मतलब मैं इस तरीके से चलती थी कि उस टॉपिक से कुछ भी चीज़ ना छूटे।
तो अगर आप इस तरीके से चलोगे, उस टॉपिक को पहले पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हो, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो उसको आप और क्लेरिफाई कर रहे हो, तो 100% आपका वो टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये है कि जैसे कुछ जैसे पेपर वन में है, कुछ एग्जाम्स मतलब सॉरी, कुछ टॉपिक्स जो ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चंस 100% पूछे ही जाते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे स्किप किए जाते हैं। तो लाइक ऐसा नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ उसी टॉपिक में फोकस करना है। कभी कभार क्या होता है, हमें धोखा मिल जाता है, जैसे मेरे टाइम पे भी हुआ था कि मैंने तो वैसे सारे पढ़े थे टॉपिक्स, बट एक्चुअली हुआ क्या था उस टाइम पे कि जिनसे हमेशा, वो तो हमेशा का रहता है कि जिनसे हमें लगता है कि ज्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, उससे नहीं पूछे गए क्वेश्चंस, दूसरे यूनिट से पूछे गए क्वेश्चंस। तो लाइक जैसे आपका होता है पेपर वन में कि हर एक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस बनने ही चाहिए। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स को ये लेके नहीं चलना है कि हम हर एक यूनिट से थोड़ा-थोड़ा ऐसा करके नहीं चलना चाहिए। आपको पूरा जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ो। उससे रिलेटेड जो भी आपके, हाँ, और मेन चीज़ क्या है कि नोट्स, मैं खुद से जो नोट्स, जो मुझे लगता था कि शॉर्ट नोट्स बनाया करती थी, कि जो लगता है कि हाँ, ये चीज़ें बार-बार रिपीटेडली पूछी गई है, तो उससे रिलेटेड मैं अपने नोट्स फ्रेम किया करती थी और उसे रीड किया करती थी कंटिन्यू बेसिस में, लास्ट मतलब एंड ऑफ द डे में मैं उसको रीड किया करती थी कि हाँ, ये चीज़ है, जो की पॉइंट्स है, जो हाइलाइट्स मेरे रहते थे, उनको देखा करती। तो ये है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज़, आपने पढ़ लिया, उससे अच्छे से नॉलेज गेन कर लिया, उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, इसीलिए कि आपको एकदम, वो आपके खुद के नोट्स है ना। आपने बुक में दूसरा जो ऑथर है वो लिख रहा है, बट अगर अगर आप अपने खुद के नोट्स फ्रेम करोगे तो वो ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ तो सीखा है, कुछ तो मैंने आज इससे अलग सीखा है। तो अगर आप उस तरीके से चलोगे टॉपिक वाइज़, उसके नोट्स बनाओगे, तो मैंने इसी तरीके से चली हूँ, तब जाके धीरे-धीरे करके पूरा क्लियर रहा है। तो जी। जैसा आपने इतनी अच्छी और डिफरेंट अप्रोच यूज करी, तो आपकी कट ऑफ 300 में से कितने मार्क्स स्कोर करे थे आपने? हाँ, और इसकी कट 300 में कितनी से, गई थी हाँ वैसे? जी। ये 300 में से मेरा एक्चुअली ओबीसी कैटेगरी का है, तो अलग-अलग आपकी कैटेगरी वाइज़ आपकी इसमें कट ऑफ जाती है, नेट की अलग जाती है, जेआरएफ की अलग जाती है। तो मेरा 300 में से 204 मार्क्स था। तो इसकी जो उस टाइम पे कट ऑफ गई थी, तो जो मार्क्स बेसिस में नेट जेआरएफ की गई थी, 200 गई थी। तो मेरा 204 था, और जो नेट की गई थी वो 190, 190s में गई थी, 92 समथिंग गई थी। 2000 जो आपका 20 वाला था, 2020 में जून और दिसंबर का, दोनों का, तो उनकी ये कट ऑफ गई थी। जी। अच्छा। अलग-अलग तो है जनरल और कैटेगरी वाइज़। हाँ जी, जनरल की कितनी बोलिए, चले बोलिए। जाती है वैसे इसमें? जनरल की आपकी उस टाइम पे गई थी 216 समथिंग गई, अच्छा, मतलब जेआरएफ 10 की। या 10 या 15 मार्क्स का ही डिफरेंस जाता है वैसे तो मार्क्स हाँ इनमें। जी, हाँ जी। जी, जी। जैसे अगर आपका, अगर इस बार आपका हाँ, परसेंटेज वाइज़ अगर आपका देखा जाए, तो लाइक 2% का डिफरेंस होता है, जनरल कैटेगरी में। जेआरएफ की अगर मैं बात करूँ, तो लाइक अगर जैसे 68% आपकी ओबीसी की है, तो 70 आपकी जनरल की जाएगी। हाँ जी, तो 2-3% का डिफरेंस हो। तो ये तो काफी जी। अच्छा लगा आपसे मटेरियल, नोटिफिकेशन, एग्जाम सिलेबस सब कुछ जान के। अब हम हाँ ये जी। जानना चाहेंगे कि एक डेली रूटीन जो इंसान का होता है, जैसा आपने बोला आप आर हुँ, हुँ। बेसिस पे नहीं पढ़ा करते थे, हुँ, टॉपिक हुँ। बेसिस पे पढ़ा करते थे। तो आपका डेली हुँ, हुँ। रूटीन क्या हुआ करता था? सुबह उठ के आप किस तरीके से मैनेज क्या करते थे? सुबह उठ के किताब हाँ पढ़ने जी। बैठ गए, सोते सोते समय भी किताब पढ़ रहे हैं, खाते समय भी किताब पढ़ रहे हैं, बाहर जा अच्छा, रहे हैं तो भी अच्छा। किताब, किस तरीके का रूटीन था आपका वैसे? जी, 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 मैं आपको बताती हूँ। देखो, सुबह तो ऐसा था कि मेरा जो मॉर्निंग वेकअप था, वो लाइक 4 बजे अपना उठना था। बट ऐसा नहीं कि एकदम उठ के ही अपना पढ़ो, नहीं। जो भी है फ्रेश वगैरह जो भी है, उसके बाद में 1 आवर अपने आप को दिया करती थी, लाइक वॉकिंग, इनहेल एक्सहेल का, क्योंकि मेरा इश्यू है थोड़ा कुछ, तो हेल्थ इश्यू है, इस वजह से मुझे खुद को टाइम देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं खुद को टाइम नहीं दूँगी, तो वो हो जाएगा कि मैं स्टडी भी नहीं कर पाऊँगी ठीक से। तो 1 आवर मेरा पूरा अपना उसके लिए जाता था, अपने अपने लिए ही, इनहेल एक्सहेल वॉकिंग। ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह तो मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन बस इतना ही हल्का-फुल्का।
और फिर उसके बाद मेरा जब ये है थोड़ा भगवान के पास जाके दीपक वगैरह देना, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करने बैठती थी। लाइक 6 o'clock हो जाता था, मॉर्निंग के 6 o'clock, तो मैं स्टार्ट कर लेती थी। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम लगातार बैठे हुए हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, आपको थोड़ा ब्रेक देना होता है। तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि अपना जैसे 2 hours तो मैं बैठ जाती थी, आराम से बैठ जाऊंगी। और मेरा क्या था कि अगर मुझे अभी ये कंप्लीट करना है, मैं ये लेती थी कि उठने से पहले, रेस्ट देने से पहले मुझे ये चीज कंप्लीट करना है, तो तभी उठूंगी। तो ये रहता था मेरा, तो उसको कंप्लीट करके मैं उठ के फिर उसके बाद मम्मी की हेल्प कर लिया करती थी, थोड़ा अपने आप को, माइंड को फ्रेश करने के लिए किचन में चली गई, मम्मी के साथ हेल्प कर ली खाना वगैरह बनाने में। फिर उसके बाद दोबारा से बैठ गई अपना पढ़ने के लिए, 1-2 hours पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद दिन का खाना जो भी है होता है, वन रेस्ट में 1 hour तक का करती हूँ। उसके बाद लाइक 3 to 4 hour मेरा रेस्टिंग टाइम रहता था दिन का। उसके बाद अपना उठ के फिर से मैं थोड़ा सा हाफ एन आवर अपने आप को टाइम देती थी, इनहेल एक्सेल का टाइम दिया करती थी, क्योंकि माइग्रेन का इश्यू है तो उसके लिए मस्ट है, मुझे ये करना है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो सिर्फ ब्रीदिंग से ही मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलता था। उसके बाद मैं फिर अपने उसमें आ जाती थी, स्टडी में स्टडी किया करती थी। अपना लाइक 1 to 2 hours उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया। और फिर उसके बाद मैं फिर से लाइक किचन में थोड़ा सा मम्मी के साथ, लाइक उससे क्या होता था, मुझे थोड़ा रिफ्रेशमेंट अपने माइंड को मिलता रहता था, कि जैसे होता है ना कि आप देर तक नहीं बैठ पाते हो, वो एनर्जी लेवल आपके अंदर नहीं आती है। और इवनिंग टाइम पे मेरा रहता था अपने आप को खुद फिर से 1 hour अपने आप को देना होता था, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ में अपने आप को टाइम देती थी 1 hour का। तो इवनिंग में भी मेरा 1 hour रहता था, लाइक उस टाइम पे क्योंकि सर्दियों का टाइम था, तो 6 to 7 मेरा इवनिंग में वॉकिंग का टाइम रहता था। उसके बाद आके अपना डिनर करके अपना स्टडी फिर से बैठ जाती थी, और लाइक 10 बजे तक मैं अपना बिस्तर पे जाके सो जाती थी। तो लाइक मेरा इस तरीके से टाइम चलता था। और ये था कि इतने, मतलब इस तरीके से ये सारा ब्रेक देने के बाद भी मेरा बहुत ही अच्छा लास्ट एंड में अच्छा आउटपुट रहता था। हाँ जी। तो आपने जिस तरीके से एक मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करा और आपने बताया आप अपने टारगेट्स भी एक अनएक्सपेक्टेड टारगेट रखते थे, हाँ अनअचीवेबल जी। टारगेट रखते थे, तो भी इतना जी। इस डिसिप्लिन को कैसे अचीव कर पाते थे? क्योंकि चलिए मान के चलिए अगर आपका किसी दिन टारगेट नहीं अचीव हो पाता था, उस दिन क्या हाँ, करते हाँ, थे? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जिस दिन मेरा टारगेट एक्चुअली वो तभी होता था जब मेरा थोड़ा हेल्थ का इश्यू हो जाता था। तो सिर्फ वही दिन रहता था, या कभी-कभार ऐसा होता था थोड़ा-सा पोर्शन मेरा बच जाता था, तो वो मैं उसको नेक्स्ट दिन में कंप्लीट कर लेती थी। बट मेरे अंदर ऐसा था कि अगर जैसे एक दिन भी मेरा अगर मिस हो गया हेल्थ के इश्यू की वजह से, तो फिर ये रहता था कि नहीं, नेक्स्ट दिन मुझे इसका डबल करना है, जो छूटा है उसको भी कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ मेरे अंदर थोड़ा थी, जो मैं नेगेटिव भी बोल सकती हूँ, लेकिन एक तरीके की मेरी पॉजिटिविटी ही है कि मेरे अंदर वो रहता है कि जब तक ले इसको कंप्लीट नहीं किया, तब तक ले मैं हिलने वाली नहीं हूँ। तो ये चीज़ मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि हाँ, राधा ने अगर जो ठान लिया, वो उसे करके ही छोड़ेगी। पहले उसे करेगी, फिर उसके बाद वहाँ से उठेगी। तो तो ये चीज़ है मेरे अंदर। वो बात सही है, लेकिन आपके पास आपने ठान लिया है, पर 25 आवर तो नहीं होते ना, होते तो 24 आवर ही है। तो वो कैसे हाँ वहाँ जी, हाँ पर जी। एडजस्टिंग कैसे करते हैं फिर? मान के चलिए हाँ, आपका तो वो जैसे हाँ, जो मेरा कंप्लीट नहीं होता था टारगेट, तो नेक्स्ट दिन का जो रहता था उसको मैं थोड़ा शॉर्ट टारगेट रखती थी कि जो पहले दिन का है उसको पहले कंप्लीट कर लूँ, और जो नेक्स्ट दिन का जो मेरा टारगेट जो सेट किया रहता था बहुत ज़्यादा, उसको मैं थोड़ा कम कर लेती थी कि ताकि बैलेंस हो जाए। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि हम जी। यही सोचते थे कि अब जब आपके पास टाइम ही मतलब लिमिटेड है, आपको अपना हुँ, हुँ, हुँ। मेडिटे मतलब हुँ, हुँ। एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक भी करनी है और मेडिटेशन भी करना है हुँ, थोड़ा हुँ, बहुत। हुँ। तो जी, मम्मा जी, के जी। साथ भी टाइम बिताना है भाई, रिफ्रेशमेंट हाँ भी जी। चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो उन सबको काटा नहीं जा जी। सकता, तो काटा कहाँ जाता है फिर? तो हाँ, हाँ। काटा यहाँ जाता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट थोड़ा छोटा करा जाता है नेक्स्ट डे का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। ये तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अप्रोच करी, शायद से आपके पास काफ़ी गॉड का ग्रेस भी रहा, जिससे आपने बहुत ईज़िली मतलब इस चीज़ को निकाला। तो जैसा एक हाँ बच्चे जी। के पास स्ट्रेस और टेंशन आती है, तो उसको आप कैसे हैंडल किया करते थे? हाँ, स्ट्रेस तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम स्टेबल माइंड, पीस माइंड, ऐसा नहीं रहता है।
और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लेवल का, लाइक मैं एक ओवरथिंकर गर्ल हूँ, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेती हूँ। माइंड में इतनी ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। बट ये है कि हाँ, मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। और उसी चीज़ का मुझे स्ट्रेस होता था कि अगर मैंने आज ये चीज़ कंप्लीट नहीं किया, तो नेक्स्ट दिन के लिए मेरा वो एडिशनल बर्डन हो जाएगा। तो मुझे मेनली इन्हीं चीज़ का स्ट्रेस रहता था, तो इसको मैं कैसे कम करती? पहला तो ये है कि मैं गॉड पे, हमारे घर में पूरी फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा, तो मेरा जो जिनको मैं मानती हूँ, सारे भगवान तो एक ही हैं, बट जिन पे ज़्यादा फेथ है वो लॉर्ड हनुमान जी हैं। तो मेरी आदत क्या रहती है, जब मेरे साथ कुछ ऐसा ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, फैमिली इश्यूज़ या अपने से रिलेटेड या कुछ पर्सनल इश्यूज़, तो मैं जब इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग का टाइम मैं बिल्कुल नहीं करती थी, इवनिंग के टाइम पे मैं क्या करती थी, खुद से बातें करना और ये लेके चलती थी कि हाँ, जो हमारी टॉक हो रही है वो गॉड के और मेरे बीच में टॉक हो रही है। तो मैं उनसे अपने सारे जो स्ट्रेस होती थी मैं उनसे बोलती थी कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ये है कि मेरा इन चीज़ों को कम करो, जो स्ट्रेस लेवल है उसको थोड़ा कम करो, जो भी मेरे बहुत ज़्यादा है, हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ पर्सनल है, कुछ फैमिली है, तो उन चीज़ों को मैं सारा ऊपर वाले पे छोड़ देती थी। जो मैंने कुछ फेज़ के बाद से वो स्टार्ट किया है, बचपन में भी था, लेकिन ये है कि उन पे बहुत ज़्यादा बिलीव है और मेरा ये है कि जब भी मैं कुछ ऐसी बहुत सिचुएशन में आई हूँ या कोई भी मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं उन पे सारी बातें छोड़ देती हूँ और ऑटोमैटिकली वो चीज़ मेरा अगले दिन मुझे ऐसा मिलता है कि हाँ, वो चीज़ कम हो चुकी। तो लाइक मेरा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ेथ है, बिलीव है और मैं उन पे ये लेके छोड़ देती हूँ कि बस भगवान आपके भरोसे हैं। अब ये चीज़ मुझे पता है, आप इसको कम करोगे। मैं ये लेके चलती हूँ कि मुझे पता है आप इस चीज़ को कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट दिन जब मैं उठती हूँ, क्योंकि वो ये होता है ना कि जैसे हम अपने आप को सोचते हैं, जैसे हम सोचेंगे माइंड में, तो ऑटोमेटिकली वैसे चीज़ होने लग जाती है। तो मैं ये लेके चलती थी कि हाँ, मेरा कल तक ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट दिन मेरा रिड्यूस हो जाता था और जैसे जो भी मेरे अंदर जो स्ट्रेस रहता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो मैं इवनिंग टाइम पे उसको अपने आप से ही शेयर कर लेती थी। जैसे बोल के, ज़ोर से बोल के, छत पे जाके अपने आप से ही बात करना, वो मेरी आदत है। बहुत ज़्यादा है, जब भी मैं शेयर ना कर पाऊँ, कुछ बातें ऐसी होती है जो बार-बार फैमिली से नहीं बोली जाती है। वो कहेंगे बेटा क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? हमें इतना स्ट्रेस नहीं है जो हम पूरी फैमिली चला रहे हैं, तो तुम तो अभी बच्चे हो, किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो? तो लाइक मैं फिर वो अपने आप से ही बात करके ऊपर वाले को लेके, तो ये चीज़ें मैं उनसे ही शेयर किया करती थी और ये मान के चलती हूँ कि हाँ, वो ये चीज़ कम करेंगे। और कभी-कभार जो मेरी दीदी हैं, लक्ष्मी दीदी, आप अच्छे से जानते हो उन्हें। तो लाइक उनसे मेरा ये है कि मैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस जो मैं अदर मेंबर से नहीं करती हूँ, वो मैं दीदी से डिस्कस कर लेती हूँ। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी एडवाइस देती हैं, जिससे मैं थोड़ा नॉर्मल तो हो जाती हूँ। बट वो खुद अपने आप पे डिपेंड होता है ना कि जब तक ले हमने खुद से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक ले 10 लोग भी आ जाए ना समझाने के लिए, फिर भी हम नहीं समझ रहे हो। जब तक कि हम खुद उसको अंदर से ना लें कि हाँ, राधा अब सोचना बंद कर दे या अब इस चीज का स्ट्रेस लेना बंद कर दे, तब तक ये वो चीजें नहीं हो पाती। तो मेरा यही था कि जब भी कभी स्ट्रेस हो या तो फिर दीदी से, वैसे मतलब होती थी बात, पर पहले ऊपर वाले से करती थी कि भगवान जी इसको बस आप कम कर दो। जिस तरीके से आज तक आप मुझे हर एक सिचुएशन से बाहर लेते, वर्स्ट सिचुएशन से बाहर लेके आ रहे हो, वैसे ही मुझे पूरा विश्वास है आप इस सिचुएशन से भी मुझे बाहर ले आ जाओ। हाँ जी। तो ये तो ऐसे ट्रुथ है कि गॉड के ही बलबूते पे दुनिया चल रही है और हर और इंसान के साथ जो इंसान गॉड पे विश्वास करता है उसके सारे दुख और परेशानियां बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। मेरे साथ इसलिए हुई है वो सारी चीज़ें, मेरे साथ हुई है वो सारी चीज़ें कि जब-जब मैं ऐसी सिचुएशन में रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन रही है, उनका नाम लिया है तो ऑटोमैटिकली वो सिचुएशन एकदम सही हो जाती है। तो जी। वैसे हम एक चीज और सजेस्ट करना चाहेंगे। वैसे जो आप हुँ। मर करते हैं, आप जाके छत पे बड़बड़ाते हैं अपने में, वैसे उसे तो एक बीमारी कहा जाता है। पर इट्स बेटर यू कैन डू जर्नल। आप जाके किसी हुँ, डायरी हुँ, में लिख हुँ। सकते हैं, है ना, वो ज्यादा हुँ, बेटर हुँ, हुँ। ऑप्शन रहता है। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा मेरे चाचा अंकल और डॉक्टर है, तो उन्होंने मेरे को एक बात बताया था एक बार कि मैं अपने भी हुँ, बड़बड़ा हुँ। रहा था, गुस्सा उतार रहा था किसी का। हाँ, तो हाँ, उन्होंने हाँ, मेरे से हाँ। ये बात बोला था, क्या बड़बड़ा रहा है,
क्या पागल हो गया? अच्छा, तो फिर अच्छा। मैंने इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला, तो मेरे को इस चीज़ का हुँ, हुँ, सॉल्यूशन हुँ। एक चीज़ बेटर है रेदर देन हुँ, हुँ। ऐसे बड़बड़ाने से, आप जाके हुँ, किसी हुँ, हुँ। जर्नल पे लिख लो, डायरी में लिख लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप सड़क पे चलते हुँ, लोगों हुँ। को देख सकते हो अपने में बड़बड़ा रहा है, आप उसे देखो पागल है क्या? नहीं, है ना? नहीं, वो एक्चुअली पूरा पब्लिक प्लेस में कभी नहीं होता है। जब मैं वो अकेली रहती हूँ, अकेले होते हैं, तब जाके अपने आप से हाँ जी, वो हाँ चीज़ जी, अकेले वो में ही, सबके हाँ साथ जी। होता है, वो सब और मोस्ट ऑफ द और लोगों के साथ एक्चुअली होता है। होता क्या हाँ, और एक्चुअली होता क्या है, जब मैं ये सब चीज़ें कर लेती हूँ, तो मेरा माइंड एकदम हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है माइंड में कुछ है ही नहीं, जितना भी रहता है, वो सारा तो निकल गया। चाहे वो अगर वो मैं वही चीज़ मैं किसी और से शेयर करती और वही चीज़ विदाउट एनी मतलब दूसरे पर्सन को स्ट्रेस देने से अच्छा है कि मैं वो चीज़ें अपने आप ही दिमाग और दिल से निकाल लेती हूँ, अकेले में ही। हाँ जी। तो चलिए ये तो बहुत अच्छा लगा जान के। तो हम नेक्स्ट बात टॉपिक पे चलना पसंद करेंगे कि जैसा आपने ये चीज़ें आपने करी, तो आपने प्रोफ़ेसर बनने की ही क्यों सोची? आपने पीएचडी करने की हुँ, हुँ। नेट जेआरएफ ही क्यों क्रैक किया? और भी हुँ, हुँ, कॉम्पिटिशन हुँ। एग्ज़ाम होते हैं, तो आपने उनकी तरफ कभी हुँ। ध्यान दिया? दिया तो फिर किसकी तरफ ध्यान दिया उसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। हुआ था सेल्फ स्टडी बेसिस में मेरी ऑल ओवर इंडिया 16th रैंक आना। फिर अगले दिन बोलते थे बेटा राधा कहानी सुननी है? नहीं, नहीं, नहीं सुननी गुरुजी कहानी। तो ये लाइफ स्टैंडर्ड में थी। स्टार्टिंग फेज था 7th स्टैंडर्ड का एडमिशन हुआ ही था। आई रिमेंबर द डेट सब कुछ मुझे अच्छे से याद है। एक मेजर इंसिडेंट हुआ था लाइफ में। तो लाइक डे था 4 मई 2010 2010 की बात है ये। तो मुझे क्या हो गया था हाई टेंशन वायर से इलेक्ट्रिक शॉक लग गया 93% बर्न हो गई थी। आपने प्रोफ़ेसर बनने की ही क्यों सोची? आपने पीएचडी करने की नेट जेआरएफ ही क्यों क्रैक किया? और भी हुँ, हुँ, कॉम्पिटिशन हुँ। एग्ज़ाम होते हैं, तो आपने उनकी तरफ कभी ध्यान दिया? दिया तो फिर किसकी तरफ ध्यान दिया उसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। हाँ जी, मेरा देखो बचपन से ऐसा तो नहीं है कि मेरा एकदम ही माइंड में क्लिक किया कि हाँ, मुझे प्रोफ़ेसर की तैयारी करना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं और इनफैक्ट टीचिंग फ़ील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं रहा था बचपन से कभी भी। बचपन में वैसे इतना तो ज़्यादा मैच्योरिटी होती भी नहीं है कि हम पूरा अच्छे से सोच पाएँ। बट जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने सोचा था सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सोचा था कि मेरा ये ड्रीम रहेगा चार्टर्ड अकाउंट। तो 9th-10th में इसीलिए मैंने कॉमर्स ली। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मैं 11th-12th में आती हूँ, तो हमारे सर थे तो उन्होंने हमें गाइड किया कि बेटा आप कॉमर्स फील्ड से क्या-क्या कर सकते हो। सीए है, सीएस है या तो फिर बिज़नेस फील्ड में चले जाओ, मार्केटिंग लाइन में चले जाओ, कंपनी जॉइन कर लो। तो फिर मैंने सीए का ही था, लेकिन मैंने एक्चुअली कर क्या दिया था कि मैथ्स मैंने छोड़ दी थी। तो सीए के लिए आपका मैथ्स जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो फिर सर ने कहा था कि बेटा अगर आप नहीं कर पाओगे सीए तो आप सीएस कर सकते हो कंपनी सेक्रेटरीएट। तो मैंने उसके लिए फिर तैयारी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे मैथ्स से ऐसा था कि अगर शायद कोई अच्छे से समझाता मैथ्स या मैंने वही बात हो गई ना कि मैंने कोचिंग वगैरह नहीं ली, ट्यूशन्स वगैरह नहीं लिया। टीचर्स भी उस हिसाब के नहीं थे कि जो एक पर्टिकुलरली प्रॉपर बच्चे पे फोकस दें, जो बेचारे जिसको समझ नहीं आ रहा है, उस पे फोकस करें। तो ऐसा कभी रहा नहीं, इसीलिए मेरा मैथ्स अनफेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, जिस वजह से मैंने छोड़ दिया था। और मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके जो मेरा ड्रीम है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए मैथ्स रिक्वायर्ड होगी। तो मैं यही लेके चल रही थी कि हाँ, मेरा ड्रीम सीए है। उसके बाद मैं जंप हो गई किस पे सीएस पे कंपनी सेक्रेटरीएट पे और इनफैक्ट 12th के बाद जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने सीएस की तैयारी करी पहले तो कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा वहां मैं 1 महीने तक गई फिर मुझे वही टाइम वेस्ट लगा मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ टाइम वेस्ट हो रहा है 1 घंटा जाना 1 घंटा आना 2 घंटे की क्लास क्या हो रहा है तो फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, खुद से ही तैयारी करूँ। उसमें भी मैंने वही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी कि पहले खुद से पढ़ो, फिर उसके बाद जो नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब्स में देखो, गूगल में देखो, जो भी एक टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हैं।
तो इनफैक्ट मैंने उसमें 3 स्टेजेस हैं आपके सीएस में, फाउंडेशन स्टेज है, एग्ज़ीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है। तो जब मेरा फाउंडेशन हुआ था सेल्फ स्टडी बेसिस में मेरी ऑल ओवर इंडिया 16th रैंक आई थी। तो लाइक मेरा ये था कि हाँ, चलो अच्छा चल रहा है, कर रही हूँ। एग्जीक्यूटिव लेवल आया, तो एग्जीक्यूटिव लेवल में मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया था, बट उस बीच में क्या हो गया, मेरा आई का ऑपरेशन हो गया था, क्योंकि मेरा आई का विज़न बहुत ही ज़्यादा डाउन था। एक का मेरा +8 था और दूसरे का मेरा +10 था। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी देखने में, पढ़ने में, इसलिए मैं मोबाइल्स वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाती हूँ। तो जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया। उन्होंने कहा बेटा आपका पॉइंट तो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एक फेज़ ऐसा आ जाएगा जब आपकी आईज़ को निकालना पड़ेगा, अदर आईज़ आपको मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी आँखें ही चाहिए। करो ऑपरेशन। उन्होंने ऑपरेशन के स्माइल लेसिक ट्रीटमेंट हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि बेटा अभी पढ़ाई को एकदम पॉज़ दे दो। और ऐसा हो गया था कि स्क्रीन वग़ैरह, फ़ोन नहीं देखना, लैपटॉप नहीं देखना, कुछ नहीं देखना है। आपको सिर्फ़ अपनी आइज़ को कम से कम 8 टू 9 आवर्स आपको रात को रेस्ट देना है आइज़ को, और दिन में कम से कम 2-3 आवर्स रेस्ट देना है। तो उन्होंने मेरे लिए स्क्रीन वर्क के लिए एकदम मना कर दिया था। और जो सीएस में है प्रोफेशनल लेवल, उसमें आपकी ट्रेनिंग चलती है, आगे जाके आपको स्क्रीन वर्क ही करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया था कि मैं अब मुझे क्या करना है? अब अपनी आँखें देखनी है या अपना गोल देखना है? तो फिर उस सिचुएशन में मेरी फैमिली वालों ने मुझे बोला कि बेटा छोड़ दो इसको, क्योंकि जब हेल्थ नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ है तभी तो आप आगे जाके कुछ कर पाओगे। कुछ और देख लो, ज़रूरी नहीं है तुम इतना सब कुछ कर लिया तुमने, ग्रेजुएटेड हो जाओगी, ग्रेजुएशन हो जाएगा तुम्हारा, बहुत है। इतना कर लिया तुमने बहुत है। तो मेरे अंदर था नहीं, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ बेटर करना है। तो फिर मैं यही सोचने लग गई कि अब आज के डेट में तो हर एक जॉब, हर एक फील्ड में आपका स्क्रीन वर्क है। तो फिर माइंड में ये, क्योंकि मेरा यही था, मैंने बीकॉम किया था ग्रेजुएशन में। तो उसके बाद मेरा था, क्योंकि सीएस में लॉ, जनरली आपका लॉ है, तो मेरा ये था कि उसके बाद लॉ ही करना है, एलएलबी करना है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अब पूरा डिसीजन पूरा चेंज हो गया आई के ऑपरेशन की वजह से, और इनफैक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ये दोबारा से स्पेक्स लग गए मेरे कोविड के बाद से फिर से, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेरा एकदम सही हो गया था, सब कुछ दिख रहा था। बट फिर से वही ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की वजह से मेरे फिर से स्पेक्स लग गए। तो ये भी बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं। अभी मेरा 2 में पहुँच गया, +2 में पहुँच गया है। तो डॉक्टर यही कह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस इनसे बना सको, उतना रखना है। फिर उसके बाद लाइक टीचर हो गए, मेरे सर से मेरी बात करवाई थी, क्योंकि मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं मुझे करना है सीएस, बट फैमिली वाले कहते हैं बेटा आगे जाके तुझे स्क्रीन में वर्क करना होगा, फिर आई में और ज्यादा इश्यू हो जाएगा, तो बेटा रहने दो, मत करो, छोड़ दो पढ़ाई। मुझे सिर्फ यही चीज बोली गई, बेटा छोड़ दो पढ़ाई, ग्रेजुएशन हो जाएगा, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मेरे मन मन में ये हो रहा था कि नहीं, इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना खर्चा किया है आज तक जो भी है, अब मैं बस यहीं पे पॉज़ कर दूँ अपनी लाइफ। मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगी। फिर मैंने देखा कि कौन-सा फ़ील्ड ऐसा है जिसमें स्क्रीन वर्क नहीं है, कौन-सा फ़ील्ड में मैं जा सकती हूँ इंटरेस्ट के साथ। तो क्योंकि मेरा क्या था कि 12th के बाद ही मैंने ट्यूट करना स्टार्ट कर दिया था स्टूडेंट्स को। 11th-12th के स्टूडेंट्स को मैं अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, बिज़नेस स्टडी पढ़ाया करती थी। तो वो मेरी एक तरीके की हॉबी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाने में, और इनफैक्ट जो भी बच्चा मुझसे पढ़ता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड था कि हाँ, दीदी आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हो, जो भी समझाती हो। तो वो बोलते थे कि आप हमारे स्कूल में आ जाओ। बट मेरा क्योंकि उस टाइम पे सीएस का था, तो मैं कहती नहीं, मेरे को सीएस करना है, मैं अब तुम्हारे स्कूल में एज़ अ टीचर नहीं आ सकती हो। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उसी फील्ड में आगे जाना पड़ेगा। तो फिर सोचा-सोचा, फिर इसका एसएससी वगैरह का भी देखा, बैंक पीओ का देखा, सीजीएल, सीजीएल में भी आपका स्क्रीन वर्क पूरा है। बैंक पीओ का आपको पता ही है, ऑन द स्क्रीन आपको रहना पड़ता है। हर एक चीज़ में मैं देख रही थी, तो हर एक चीज़ में आपका स्क्रीन वर्क। तो फिर बाद में मैंने जब देखा, मैंने कहा यार टीचिंग फील्ड में तो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि इसमें तो आपका क्या है, फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, और वो भी कोविड की सिचुएशन मतलब जो ऐसी रही जिस टाइम हमारा ऑनलाइन मोड रहा, अदरवाइज़ तो ऐसा था कि हमारा जनरली फिजिकल इंटरैक्शन ही होता है इसमें। तो फिर तब जाके पहले तो दीदी ने सजेस्ट किया, यार राधा जब तू पढ़ाती है तो तू ऐसा करना कि टीचिंग फील्ड में ही चली जा, बीएड वगैरह कर ले।
टीचिंग वगैरह में चली जा, तो फिर मेरे को था कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फिर तब मैंने कहा यार, मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे प्रोफ़ेसर बनना है। हायर लेवल वाले बच्चों को पढ़ाना। तो मेरे अंदर ये था कि नहीं यार, बच्चों को तो मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे अब हायर लेवल को पढ़ाना है। तो उसके लिए फिर दीदी ने कहा हाँ, उसके लिए तो कुछ अलग होगा। तो फिर उसके लिए फिर सर्च किया कि क्या करना है, प्रोफ़ेसर बनने के लिए क्या करना होगा। तो फिर उसके बाद मेरा स्टेज इसके तरफ आया, इस फ़ील्ड की तरफ आया, नेट जेआरएफ की तरफ। फिर सर्च किया कि हाँ, आपको अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर फ़ील्ड में जाना है, तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को अपीयर करना पड़ेगा, वो क्वालीफाई करना होगा। तो उसमें पूरा डेप्थ में उसकी नॉलेज ली कि हाँ, इस तरीके से किया जाता है। इसमें जेआरएफ भी कुछ चीज़ होती है, एसआरएफ होता है, तो इस तरीके से आपको करना होता है। उसके बाद पीएचडी करनी होती है। तो इस तरीके से मैं इस फील्ड की तरफ आई और मुझे सबसे बेस्ट लगा। पहली बात ये कि मेरा इंटरेस्ट रहा है बच्चों को पढ़ाने में। दूसरा क्या है कि मुझे ये था कि इसमें मेरा आईज़ का, हेल्थ का इश्यू ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं इस फील्ड की तरफ आई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी कि आप सीधा किस तरीके से आप जेआरएफ आपने हाँ क्रैक जी। किया जी, और जी। ऐसे गॉड ने आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रखी होगी कि आप बच्चों को पढ़ा के उनको शिक्षित और ज्ञानवित करें और सही डायरेक्शन दिखाएँ, तभी आपको हाँ प्रोफ़ेसर जी। बनाने के लिए डायरेक्शन मिलेगा रेदर देन किसी कंपनी जाके सीएस या सीए बनने जी, के जी, लिए। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने हमें बताया कि आप वैसे अपनी प्रिपरेशन टिप्स कुछ देना चाहेंगी हमें? किस चीज़ की टिप्स आप बोल रहे हो? प्रिपरेशन टिप्स देना चाहेंगे, जो अच्छा, आपने अपनी प्रिपरेशन प्रिपरेशन करें? टिप्स। हाँ जी, प्रिपरेशन टिप्स तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि जो मेन चीज़ है, जो मैंने अपने आप इम्प्लीमेंट की है, आर बेसिस पे ना जाओ, है ना? आप टॉपिक वाइज़ करो। अगर आप टॉपिक वाइज़ ना अगर आपने सेट किए हैं कि 3-4 टॉपिक आज आपको कंप्लीट करने हैं, अगर आप वो अचीव कर लेते हो ना, तो लाइक ये है कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया है। या अगर 4 टॉपिक में से अगर आप 3 टॉपिक्स भी कंप्लीट करते हो, 50% भी अगर आप उसको कंप्लीट करते हो, तो आपको लगेगा हाँ, आज मैंने कुछ पढ़ा है। और अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई है 8 आवर्स तक का पढ़ना है, जिसमें से सिर्फ़ आपने 1 आवर यूटिलाइज़ किया है, तो मतलब नहीं रह जाता है, उस स्टडी का कुछ मतलब नहीं रह जाता है। दूसरा, जो मेन थिंग आज की जनरेशन में देखी जाती है और जो मेरे फ्रेंड्स लोग भी मुझे कहते हैं, "यार तुम किस तरीके से फ़ोकस कर पाते हो? हमसे नहीं हो पाता है फ़ोकस, डिस्ट्रैक्शन।" तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो ही क्यों रहे हो जब आपने एक चीज़ सोचा हुआ है गोल, आपको ये बनना है तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचो, कि हाँ, अगर मैं ये बन गई या बन गया, तो मैं इस पोज़ीशन पे हूँगा, उसके सारे फ़ायदे सोचो और अगर आप उसके ड्रॉबैक सोचो जो अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लाइक सबसे बड़ा बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट आपका फ़ोन है, सोशल मीडिया है, जिसमें बच्चा अगर घुस जाता है तो उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अगर अपने घर में भी बात करूँ जैसे भाई है, सिबलिंग्स हैं जो, तो लाइक अगर वो उस चीज़ में घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो कहते हैं कि यार हमसे ये हम फ़ोन को दूर नहीं रख पाते हैं। तो पहली बात तो है कि आप जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले फ़ोन ही देखते हो। क्यों देखते हो? फ़ोन क्यों देखते हो? तो एक्चुअली क्या है कि जब आप सुबह उठो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, अपनी बॉडी को टाइम दो। उसके बाद आप सीधा डायरेक्टली फ़ोन को दूर रख दो। फ़ोन को अपने पास रखो ही मत या अपने सिस्टर के पास दे दो या अपने मम्मी-पापा के पास दे दो। फ़ोन वहाँ दे दो। अगर आपको टाइम का इश्यू हो रहा है कि टाइम देखना है, वॉच आप रख सकते हो अपने पास, सामने रख सकते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें फ़ोन किस लिए चाहिए? टाइम देखने के लिए। और टाइम देखने के बहाने वो अपना क्या कर लेते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाते हैं, फिर उससे बाहर आना 1 घंटा चला जाता है, पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो ये है और मैंने इनफैक्ट अपना मैं सच बताऊँ जब मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने फ़ोन थोड़ा भी यूज़ नहीं किया था। सिर्फ़ फ़ोन जो यूज़ किया जाता था, वो वीडियोज़ वग़ैरह के लिए जो भी मुझे अ मटीरियल चाहिए रहता था फ़ोन से, तो मैं उस चीज़ के लिए यूज़ करती थी, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया करती थी यूज़। और बाकी ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ा मतलब बोरिंग सा लग रहा है पढ़ना बार-बार, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के पास चले जाओ। उनसे थोड़ा-सा कुछ डिस्कस कर लो या उनके साथ कुछ हेल्प कर लो। तो उससे क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिक एनर्जी मिल जाती है आगे पढ़ने की, है ना? या तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स दे दो अपनी आईज़ को। तो मेरा तो ये था कि मैं क्या करती थी कि जैसे अभी स्टडी कर रही हूँ, तो स्टडी से कुछ हट के कुछ काम करूँगी, तो उसमें अलग होगा
जैसे मैं किचन में हेल्प करने या कुछ भी अदर चीजें में मम्मी के साथ हेल्प करने चली जाती थी। उसके बाद वो स्टडी के बाद डायरेक्टली मैंने स्विच करी किसी और काम पे, फिर उसके बाद मैं दोबारा वापस आ सकती थी अपने काम पे। तो इस तरीके से मैं अपने आप को स्विच करती रहती थी, ताकि मेरी वो एनर्जी लेवल मेंटेन रह सके स्टडी का। हाँ जी। तो मैं तो यही बताना चाहूँगी, यही सारे सजेशंस हैं मेरे, कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, जो डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स हैं उसको अपने आप से दूर रखो, और सुबह के मेन चीज़ है अपने आप को टाइम देना। आप जितना अपने आप को टाइम दोगे, उतना ही आप अपने गोल के लिए फर्म रह पाओगे। और अगर आप अपने बदले किसी और चीज़ पे फोकस दे रहे हो, किसी भी पर्सन या किसी मटेरियल या सोशल मीडिया किसी भी चीज़ पे टाइम दे रहे हो, तो वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा ये है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करो, या अपने ऊपर ही वो टाइम कंट्रीब्यूट करो, ताकि आप और भी ज़्यादा उसके लिए फर्म हो सको। हाँ जी। तो ये तो हमें आपने बताया। तो अब जैसे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होके आप जो अभी इस समय अपनी पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो जी, पीएचडी जी। कंप्लीट होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो उसके बाद जब आप रिटायर होंगे करीब 50 या 60 ईयर पे, हाँ, तो आपकी 65, हाईएस्ट पे 65 कितनी ईयर। होगी? तो आपका प्रमोशन हो के कहाँ तक पहुंचेंगे आप वैसे? सैलरी की आप बात कर रहे हो? सैलरी प्रमोशन की आपकी, आप कौन सी अच्छा, रैंक तक प्रमोट हो? हाँ, ये आपका ये है कि अगर आपने प्रोफेसर का जो हो गया, उसके बाद आप वाइस चांसलर के लिए आप कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो लाइक, और या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप चेयरमैन बन सकते हो। तो इन चीजों के लिए आप उसकी आप हायर पोजीशन ही मिलेगी आपको। अच्छा, तो हाँ ये जी। तो आपने हमें इस चीज़ को बताया। एक और जो चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा आपने अपनी जॉब के बारे में बताया, मतलब आपने ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। तो उसको थोड़ा-सा बताएँगे कि उसको किस तरीके से मैनेज किया करते थे अपनी बाकी डेली रूटीन के साथ? अपनी हम्म। पढ़ाई भी कर रहे हैं और हाँ आप, जी, हाँ जी। और जब आप जी, अपनी जी, जी। किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे, क्या तब भी आप ट्यूशन दिया करते थे? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये जो मैंने जो ट्यूशन्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, ये आफ्टर 12th प्रोवाइड किए हैं, जिस टाइम पे मेरा कंपनी सेक्रेटरिएट का चल रहा था। तो लाइक मॉर्निंग में मैं अपना ही वो स्टडी किया करती थी, और इवनिंग में मेरा ट्यूशन बैच रहता था। तो 2 आवर्स का मैं 2 टू 3 आवर्स तक का मैं अपना एक-एक बैच जो 11th-12th का रहता था, वो प्रोवाइड किया करती थी। 1.5 आवर्स में उसके लिए 12th वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड करती थी, और 1.5 आवर्स में 11th वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड किया करती थी। और कभी-कभार क्या हो जाता था कि जैसे अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते थे एक बैच में, तो फिर उनके लिए एक सेपरेट बैच बना के, लेकिन ये रहता था इवनिंग टाइम मेरा ट्यूशन के लिए ही रहता था, और मॉर्निंग टाइम मेरा अपनी खुद के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए रहा करता। हाँ जी। तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना डेली रूटीन मेंटेन कर रखा था, जी, तभी आप जी, इतने जी। अच्छे सफलता भी पा पाए। तो चलिए हम हाँ सीधा जी। आपके साथ एक छोटा-सा गेमिंग सेशन करेंगे और रैपिड फायर गेम होगा। आपको एक लाइन में एक वर्ड में इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो हुँ, हम हुँ। बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ओके। क्वेश्चन पूछेंगे हम कि आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देंगे? पेरेंट्स। आपका सबसे सक्सेस बड़ा का क्रेडिट सपोर्ट कौन है? ऑटोमेटिकली आपके सबसे बड़ा सपोर्ट? मम्मी-पापा। बिगेस्ट बिगेस्ट फ़ियर सपोर्ट। आपका? फियर तो ओनली माय स्ट्रेस लेवल। और बिगेस्ट रिग्रेट आपका? रिग्रेट तो कुछ नहीं आज तक, नथिंग। बैड हैबिट आपके अंदर? ओवरथिंकिंग। मोस्ट फन चाइल्डहुड मेमोरी आपकी? अ, प्लेइंग पिट्ठा ग्राउंड विद माय फ्रेंड्स ऑलराइट। बचपन में। अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का एक बार मौका दिया जाए, तो आप कौन से समय में जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे? चाइल्डहुड में जाना पसंद करूँगी, जो मेरा लाइक 11 ईयर से पहले वाला टाइम था, अच्छा, 11 साल से पहले वाला टाइम। हाँ तो जी। आपके अपनी हैप्पीनेस के 5 चीज़ें बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा हैप्पी बना के रखती हैं, जॉयनेस देती हैं आपको। हाँ जी, पहले तो सबसे पहले ये है कि लाइक सिटिंग विद माय फैमिली मेंबर्स, उनके साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक उनके साथ अगर बैठ गई तो कुछ भी स्ट्रेस लेवल होगा तो उनसे नेक्स्ट शेयर पॉइंट। कर सकती हूँ। ठीक ओके, है, ओके। सेकंड। दूसरा दूसरा लाइक हाँ, टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है?
तीसरा ये है कि हाँ, जैसे कोई भी मेरे कलीग्स जो भी होते हैं, तो वो मुझसे कुछ भी डाउट्स पूछते हैं, तो मुझे उनकी हेल्प करना बहुत पसंद है। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। एंड नेक्स्ट, वर्शिपिंग गॉड डेली, हमेशा। उससे मुझे अल्टीमेट शांति मिलती है। बस इतना ही। वैसे एक अभी और रह गया। तो अब एक आपने जो सबसे वियर्डेस्ट, सबसे क्रेजी आज तक जो जोक सुना होगा। जोक? नहीं, मैंने तो कोई ऐसा जोक नहीं सुना है। ना मुझसे कोई जोक को, करता है। कोई तो जोक सुना होगा, आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है। हाँ, वन थिंग, एक गुरुजी थे, तो वो हमेशा हमें एक चीज कहते थे। हम उनसे कहते थे कि हमें ना कोई कहानी सुनाओ, जब हम छोटे छोटे थे। लाइक वही है, वही कहानी है, मतलब लाइक 11 साल से पहले की बात है। तो हम कहते थे हमें कहानी, जैसे बच्चों को होता है ना कहानी सुनने का क्रेजीनेस होती है, तो बोलते थे कि कहानी सुनाओ। तो वो एक कहानी सुनाते थे कि आ, कि बेटा, एक जगह पे क्या है कि बहुत सारा गेहूं है, बहुत गेहूं है, बहुत और बड़ी कहानी हो चिड़िया, जाएगी ये। नहीं नहीं, छोटी सी है, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। तो चिड़िया है, चिड़िया आती है, उसको भूख लगती है, वो गेहूं का दाना खाती है, जाती है और सो जाती है, जाती है, खाती है और सो जाती है। अच्छा बताइए, इसके आगे गुरुजी क्या कहानी है? बेटा अभी तो बहुत सारा अनाज पड़ा है ना, अभी उसको खत्म तो होने दो पहले, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। कि हाँ चलो ठीक है, हम बच्चे नादान, कि हाँ जी, हाँ जी सुनाओ। कि हाँ, अभी भी चिड़िया आई, दाना चुगी और गई और सो गई। अच्छा और सुनाओ। वो इतना ही सुनाते रहते थे, यही चीज सुनाते थे। तो हम कहते थे बस बस हो गया, अब हमें नहीं सुनना। फिर अगले दिन बोलते थे बेटा राधा, कहानी सुननी है? नहीं 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 सुननी गुरुजी कहानी। तो ये लाइक मतलब जो भी उन्होंने ये स्टोरी हमेशा हमें, मतलब पूरी फैमिली मेंबर्स को अच्छे से याद है। हम सारे जो सिबलिंग्स हैं, उन्हें ये कहानी आज तक याद है अच्छे से। आपका जी। फेवरेट कोट? हाँ जी। फेवरेट कोट? तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी माइंड जो में तो आपको नहीं सबसे है। ज्यादा मोटिवेट करता हो, इंस्पायर करता हो? ये है, एक तो है कि नेवर लेट एनीबडी टू डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ योर माइंड। ये बहुत ही ज्यादा मेन है कि कभी भी किसी को अपना पीस जो है, जो मेरा हमेशा ब्रेक होता समझ रहता है, गए हम। तो अगर हमने वो मेंटेन करके रखा है तो व्हाट्स योर बहुत ड्रीम बेस्ट है। करियर? व्हाट्स योर ड्रीम करियर? ड्रीम करियर तो यही है, प्रोफेसर का ही है पहले तो कुछ और था। आगे जाके। हाँ नहीं नहीं, अब यही है, क्योंकि मुझे इसका क्या है कि फनीएस्ट थिंग आगे इन द जाके स्कूल यू हैव बहुत ही डन? बेस्ट। फनीएस्ट थिंग हाँ यू हैव जी। डन? फनीएस्ट थिंग यू हैव डन इन स्कूल? फनीएस्ट थिंग? नहीं, आज तक तो कुछ ऐसा कुछ फनी नहीं किया जो बहुत ही ज्यादा मजाकिया सबको लगा हो। सीरियस आपका ही रही निकनेम हूँ। क्या है? हाँ जी। निकनेम क्या है आपका? राधु बोलते हैं। फेवरेट डिज्नी कैरेक्टर आपका? डिज्नी कैरेक्टर डोरेमोन। फेवरेट फेवरेट थिंग अबाउट योरसेल्फ? फेवरेट थिंग अबाउट ये है कि मैंने हमेशा जो भी है स्टार्टिंग से अपने आप को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में मेंटेन रखा है। और इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से निभाया है। हाँ जी। तो चलिए, ये तो काफी अच्छा गेमिंग सेशन हुआ, थोड़ा कहीं पे बीच लंबा भी खींच लिया आपने, पर काफी अच्छा लगा सेशन। तो हाँ जी। हाँ अब जी। हम सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी मेन जो आपने एक आपकी सक्सेस स्टोरी है वो जानना पसंद करेंगे कि आपने बचपन से कैसे अपनी सक्सेस कैसे पाई। जैसा आप बता रहे थे, बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, फिर आप एक हम्म। टाइम पे पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट हो गए, होशियार हो गए, आपने इतना अच्छा एग्जाम क्रैक कर दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हम्म। आप हमें। हाँ जी। हाँ जी, देखो बचपन में तो ऐसा है कि अब कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, बाद में जाके एकदम एवरेज पे आ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट है, वो आगे भी उसी कंसिस्टेंसी में रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में अच्छे नहीं होते हैं और बाद में जाके अच्छे हो जाते हैं। वो मेरा है। तो लाइक बचपन से ऐसा नहीं था कि एकदम 90+ वाला मार्क्स, कभी ऐसा खेला नहीं था सीन, 90 90 वाला सीन कभी नहीं खेला था।
लाइक एवरेज मार्क्स आते थे। तो हाँ, चल रहा था सब कुछ। इनफैक्ट कुछ-कुछ सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो जाती थी। तो लाइक लाल-लाल जो रिजल्ट में रिपोर्ट कार्ड में दिखता था, उसको देख के बड़ा दिमाग खराब हो जाता, ओह! रेड मार्क आ गया यहाँ पे ना। तो लाइक उसके बाद मेरा क्या हुआ, ऐसे ही चल रही थी स्ट्रैटेजी, मतलब ऐसी लाइफ चल रही थी। उसके बाद मेरे साथ जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, स्टार्टिंग फेज था 7th स्टैंडर्ड का, एडमिशन हुआ ही था। आई रिमेम्बर द डेट, सब कुछ मुझे अच्छे से याद है। एक मेजर इंसिडेंट हुआ था लाइफ में। तो लाइक डे था 4 मई 2010, 2010 की बात है ये। तो मुझे क्या हो गया था, हाई टेंशन वायर से इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। 93% बर्न हो गई थी। तो इनफैक्ट जिसका मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से चला था, 6.5 मंथ तक मैं वहीं एडमिट थी। और इनफैक्ट वहां से आने के बाद भी मैं ऐसी पोजीशन में नहीं थी कि मैं चल पाऊं। मुझे बस ये था, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। वहां पे जो थे मेरे साथ, मेरे पापा थे। स्टार्टिंग के 2.5 मंथ्स तक पापा थे, बट मैंने जिद करी कि मम्मी को भी लाओ दिल्ली में, मुझे मम्मी चाहिए। तो मम्मी को आना पड़ा। घर सब कुछ ऐसे ही छोड़ के, दीदी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया गया था। तो लाइक उन्होंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, इतनी छोटी एज में सारा घर उन्होंने खुद संभाला। तो मम्मी मेरे साथ आ गई थी दिल्ली में। उसके बाद मुझे ये था कि अब घर जाना है, जब मैं काफी रिकवर हो गई थी। लेकिन ऐसा था कि पूरी बॉडी में बैंड, वो पट्टियां वगैरह तो लगी ही थी, सारा था। पूरी बॉडी पैक थी, हील नहीं हुई थी कंप्लीटली। बट ये था कि हाँ, आउट ऑफ डेंजर थी। तो उसके बाद फैमिली ने, मम्मी पापा ने ये बोला कि चलो ठीक है, डॉक्टर से भी परमिशन ली कि बेटा को घर ले जा रहे हैं। उसके बाद जब घर लाए तो मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं चल पाऊं। तो लाइक फिर ऐसा हो गया था कि हाँ, घर तो आ गई। अब मेरी जो प्रिंसिपल है, हिमकृष्ण एकेडमी से पढ़ी हूँ। मेरा वहां पे 10th तक की स्कूलिंग मेरी वहां से हुई है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही है आपका। मेन टाउन जो उत्तरकाशी टाउन है, वहीं पे हमारा स्कूल था। तो लाइक वहां की जो प्रिंसिपल थी, वो भी मुझे दिल्ली में मिलने आई थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला था, मैं मुझे उस टाइम का ये था कि मुझे अपना 1 साल का भी अपना लॉस नहीं करना है, मेरी पढ़ाई। मुझे वहां पे ये टेंशन नहीं था कि मैं ठीक हो रही हूँ। मुझे इनफैक्ट वहां पे दिल्ली में मुझे ड्रीम्स आया करते थे कि टीचर मुझे मार रही है कि बेटा तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। मुझे इनफैक्ट ये ड्रीम्स भी आए हैं वहां पे। तो मुझे हमेशा ये ड्रीम्स दिखते थे कि मुझे, हमारी मैम्स थी वहां पे उस टाइम पे, पुष्पा मैम, बीना मैम, तो मुझे वो सपने में दिखती थी कि वो मुझे मार रही है कि बेटा तुमने अपना काम क्यों नहीं करा। तो मतलब इतना ज्यादा माइंड में स्टडी को लेके सोचा करती थी कि मुझे सपने में भी वही चल रहा था। तो होता है ना, जैसा सोचते हैं फिर वही आपके ड्रीम्स में भी होता है। तो लाइक वहां से मैम ने मुझे एक चीज बोला, बेटा पढ़ाई होती रहेगी। जो हमारी प्रिंसिपल थी, दिल्ली में आई थी जो मुझे मिलने, उन्होंने कहा बेटा आपकी पढ़ाई तो होती रहेगी, सबसे पहले आपकी हेल्थ है, आप पहले ठीक हो जाओ। उसके बाद पढ़ते रहना, जिंदगी है पढ़ने के लिए, पढ़ तो कभी भी सकते हो। भागी तो ना जा रही है आपसे पढ़ाई। आप पहले ठीक हो जाओ, इतनी वर्स्ट सिचुएशन है, आप 93% बॉर्न हो, तो इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओ। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कर लेना। तो लेकिन मेरे अंदर ये था कि नहीं, मैं अभी 7th क्लास में हूँ, मेरे से बचपना जैसा होता है ना कि नहीं, मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे चले जाएंगे, फिर मैं छोटे बच्चों के साथ कैसे पढ़ूंगी। तो ये सब माइंड में चलता था। बट वहां से आने के बाद भी मैंने, उस टाइम मैं चलने की कंडीशन में नहीं थी। तो लाइक मैंने अपने फ्रेंड्स जो थे, अपनी दीदी लोगों से कहा कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनके नोटबुक मेरे लिए लाओ, ताकि मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकूं। और जो हमारी प्रिंसिपल थी, उनसे बात की गई कि नहीं, मुझे करना है, मुझे 7th क्लास को क्वालिफाई करना है, आगे 8th स्टैंडर्ड में जाना है। तो उन्होंने कहा बेटा चलो ठीक है, अगर आप कर रहे हो, अगर आपके अंदर इतना है ही, हम तो कह रहे थे कि नहीं दो, अगले साल आप अपना 7th क्लास पूरा कर लेना। तो उस टाइम मैं सिर्फ 11 साल की ही थी। ये इतना बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ उस टाइम पे ही हो गया था। तो फिर मैम ने ये कहा कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपका ना इसके आगे वाला ही काउंट किया जाएगा, इससे पीछे का कुछ भी काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो आप अपियर करोगे वही आपका 100% में से काउंट किया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स लोगों से नोट्स वगैरह मंगवा के सारे नोट्स वगैरह बनाए।
और लिखने की कोशिश करी धीरे-धीरे करके, हैंड्स भी प्रॉपर वर्क नहीं करते थे। धीरे-धीरे करके फिर अपना चलना सीखा, थोड़ा-थोड़ा पैर ज़मीन में रखा, चलने की कोशिश करी कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बैठे नहीं रहना है घर में ऐसे ही। तो फिर धीरे-धीरे करके इस तरीके से मैंने अपना आप को पूरे तरीके से रिकवर किया। स्कूल गई, अपना एग्ज़ाम दिया और इनफैक्ट क्लास भी मतलब आगे चली गई थी, अच्छे से पास भी हो गई। तो उस चीज़ में मुझे पूरे स्कूल ने बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट किया था और दैट वाज़ वेरी लवली मोमेंट फॉर मी कि मुझे खुशी है उस चीज़ की कि हाँ, मैंने फिर भी अपना स्टेप बैक नहीं किया उस टाइम पे। ऐसी सिचुएशन पे भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए या मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। अब होता है ना आज की जनरेशन के स्टूडेंट्स को देखो, हम देखेंगे उनकी थोड़ा भी तबीयत खराब हो जाती है कि नहीं हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं, नहीं हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ यार आपकी लाइफ तो सब कुछ अच्छी है, आपके पास तो सब कुछ अच्छा है, तबीयत का इश्यू नहीं है, इस चीज़ का फिर भी आप पीछे स्टेप कर रहे हो। तो मेरा ये था कि हाँ, वहाँ से और भी ज़्यादा ये हो गया कि नहीं मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। अब भगवान ने जब मुझे हाँ, उस टाइम पे भी मेरा सिर्फ़ एक ही था, मैं वहाँ पे एन्चेंट करती थी हनुमान जी को बहुत ज़्यादा और उनकी कृपा से ये है कि आज के डेट में मैं चल पा रही हूँ, सब कुछ जो भी है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये है कि मैं कभी-कभी ये सोचती होता है कि यार मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? तो मेरी फैमिली मेंबर्स वाले बोलते, "बेटा ये सोचो ना कि कितना अच्छा हुआ है कि तुम बच गई हो। ऐसे सिचुएशन में बचता नहीं है कोई। जो भी होता है बेटा अच्छे के लिए होता है। कुछ ना कुछ हुआ है तो किसी रीज़न के लिए ही हुआ है।" तो मैं जब भी कुछ वर्स्ट सिचुएशन में आती हूँ तो मैं एक ही माइंड में बात लेके चलती हूँ कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो किसी रीज़न के ही वज़ह से हुआ होगा कि जो आप ऐसा है कि आप उस सिचुएशन से भी मैं बाहर हूँ। बट हाँ, मैं कभी उस चीज़ के बारे में कभी डीपली नहीं सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। हाँ, कभी-कभी आ जाता है माइंड में, बट ये है कि फिर मैं ये सोचती हूँ जो भी हुआ है अच्छे के लिए। और ऐसा भी नहीं रहा है कि हम मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या कुछ भी। जिस टाइम मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पे हमारा होम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो हमारा जैसे कि 4th ऑफ मई में मेरा बर्न का हुआ था, तो हमने गृह प्रवेश 16 ऑफ मई को करना था। तो लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। सारा की सारा मतलब सब कुछ ही एकदम ऐसा सडन कुछ लाइफ में ऐसा आ गया कि जिस वज़ह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी। है ना? तो बट ये है कि पापा जी ने भी बहुत से लोगों ने पापा जी को ये बोला कि अरे तुम्हारी तो 4 बेटियाँ हैं, कोई बात नहीं। अगर एक भगवान को प्यारी हो गई, 3 तो हैं। पर पापा जी ने कहा नहीं, मैं उस बेटी को भी लाऊँगा, वापस लाऊँगा। वो ठीक होगी और वो हमारे बीच में रहेगी। तो उनका भी मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने भी कभी हमारे लिए ऐसा बायसनेस नहीं करी है कि जैसे होता है हमारे विलेज साइड में कि हाँ, लड़कियों को थोड़ा ऐसे स्कूल से पढ़ाया जाए जो सरकारी स्कूल हैं और बेटा को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। तो उनका कभी ऐसा नहीं रहा है। उनके इनफैक्ट जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब कहीं से इनकम का सोर्स नहीं है। बट मैं ये कह सकती हूँ पूरे श्योरिटी के हिसाब से कह मतलब पूरे श्योरिटी से ये बोल सकती हूँ कि जो जॉब वाला करता है ना, उससे बेटर मेरे पापा जी हमें मतलब हमारी पूरी फैमिली को इतनी अच्छी कंडीशन में रखा है, जो एक जॉब वाला नहीं कर सकता है। उन्होंने बचपन में बिना कुछ सोचे जेब में कुछ पैसा बिना हुए उन्होंने हमें सीधा क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वहाँ का इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव स्कूल था उस टाइम पे का, जब हम लोग थे। लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे कि मेरे बच्चों की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आगे जाके वो सब कुछ हैंडल कर ले। तो जो आज के डेट में जो मैं इस पोज़ीशन पे हूँ, तो उसका ऑटोमेटिक क्रेडिट फैमिली मेंबर्स मतलब पेरेंट्स को जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने हम पे इस तरीके से स्टार्टिंग से ही हम पे इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले होते, अच्छे स्कूल से लेके फिर मतलब पैसा बिना पैसों के भी, उन्होंने हमें इतने अच्छे से परवरिश की है कि आज के डेट में हम इस पोज़ीशन में पहुँचे। और मतलब ये होता है कि उन्होंने हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं करी, तो हम क्यों पीछे हो जाएँ? हम अपना बेस्ट देंगे और फैमिली ऐसे ही है कि वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो वो बच्चे क्या बोल सकते हैं, जो बच्चे अपने माँ-बाप को ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है।
तो वो सबसे बड़ी भूल होती है बच्चों की कि जिन्होंने आज तक जो हम हैं, जिस पोज़ीशन में खड़े हैं, वो सब उन्हीं की देन है। तो उनके लिए मतलब मेरा जो सबसे बड़ा दायरा, जो सबसे ऊँचा स्थान है, हमेशा मम्मी-पापा के लिए ही रहेगा। आज उन्हीं की वज़ह से वो खुद इतने ज़्यादा डिसिप्लिन में उन्होंने हमें बचपन से रखा है, इस वज़ह से आज के डेट में हमारे अंदर खुद वो डिसिप्लिन मेंटेन जी। तो ये तो बहुत अच्छा लगा कि उस डिसिप्लिन की वजह से आप आज इतने सक्सेसफुल हैं। और हाँ वैसे जी, तो हाँ जी। पेरेंट्स तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हर पेरेंट्स अपने बच्चों जी, के जी, जी। लिए बेस्ट ही करके देते हैं। हाँ जी। तो ये चीज़ आपने हमें बताई, तो हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करती हैं आज? अ, वो तो सब कुछ मैंने बता ही दिया, अपना सारा सब कुछ तो मैंने बता ही रखा है ऑलरेडी कि किस वैसे ही बात तरीके भी से मैं सही है। अपना तो चलिए फिर ठीक सब है, कुछ वैसे तो आपने सब ऑटोमेटिकली कुछ बता ही डिस्क्राइब्ड दिया है। है। तो हाँ हम एक जी। चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके हुँ, फ्यूचर हुँ। प्लान्स क्या हैं? सेशन को एंड की तरफ ले चलते हैं। आपके 1-2 हाँ, हाँ। क्वेश्चन और देखो पूछेंगे, फिर फ्यूचर चलते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। देखो फ्यूचर प्लान्स तो ऐसा कुछ है नहीं, बस ये है कि अभी मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, अभी मैं सीख ही रही हूँ। ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ, मैंने मतलब बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही है कि किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। अभी ये है कि फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि अभी इसको बहुत अच्छे से ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री के लिए पीएचडी करनी है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि ओनली फॉर द डॉक्टरल डिग्री वो पीएचडी कर रहे हैं। लाइक ऐसा है कि सिर्फ डॉक्टरल डिग्री के लिए आप मतलब बहुत से हैं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि हाँ, हमें सिर्फ पीएचडी करनी है डिग्री के लिए। तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मुझे ये है कि अभी तक मैं जिस पोज़ीशन पे हूँ, तो ये है कि अगर मुझे कोई भी डाउट्स कोई पूछता है कि राधा आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखी है, इनफैक्ट मैं बहुत से स्टूडेंट्स को गाइड भी करती हूँ। वो मुझसे टिप्स लेते हैं कि दीदी आपने किस तरीके से क्लियर किया है, हमें क्या बुक्स अपने लिए रखनी चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या रहना चाहिए। तो वो मैं उनकी हेल्प करती रहती हूँ स्टूडेंट्स की। और ये है कि अभी मुझे जो आगे है, जो पीएचडी मैं कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इस फील्ड में मुझे बहुत ही अच्छा लेवल का नॉलेज हो, कि ताकि अगर कल के दिन कोई भी रिसर्च स्कॉलर जो इस फील्ड में एंटर करे या कोई भी है, उसको मैं मतलब जो जो मेरी कमियाँ रह गई हैं पीएचडी में, जिनको मैं मेंटेन नहीं कर पाई, मैं उनको वो गलतियाँ रिपीट ना करने दूँ, उन्हें और भी अच्छे से उसपे गाइड कर सकूँ। तो मतलब मेरा ये मेन मोटिव रहता है कि जो मैं सीख रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं किसी को एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी ये है कि फ्यूचर प्लान तो यही है कि अभी पीएचडी कंप्लीट अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद अपना वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी, उसके लिए अप्लाई करना है। और मेन जो मेरा खुद का हमेशा से सपना रहा है, कि मुझे खुद की एक अकेडमी स्टडी के रिगार्डिंग ही लाइक यूजीसी नेट आपका जैसे 11th-12th का जैसे आपका जो मैंने हमेशा से रखा है, मुझे वो अच्छा लगता है, उसको मैं मेंटेन रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो एडिशनल कुछ होगा। मैं अपने आप को मतलब ये है कि अपना एक तो कॉलेज टाइम दे दिया, अपना स्टडी टाइम दे दिया और साथ में अपना जो मेरा खुद का ड्रीम रहा है, जो मेरा 12th के बाद से ही रहा है, कि चाहे कोई सी भी जॉब में चली जाऊँ, कोई सा भी बट अपना खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ एस्टेब्लिश करना। हाँ जी। तो ये तो आपने हमें, हम तो यही दुआ करेंगे गॉड से कि आपके सारे सपने सच हों और थैंक यू आपकी सो एकेडमी जल्द मच। स्टैब्लिश हो और जल्द से जल्द स्टैब्लिश हो। और कभी हाँ हमारे जी, हाँ सपोर्ट, जी। अगर हमारी हम जितना सपोर्ट कर सकेंगे तो हम भी आपको अपना पूरा सपोर्ट देंगे। तो थैंक यू आगे सो बढ़ते मच। हैं हम। आप यंग जनरेशन को और जो एक्सपीरियंस है उनको क्या गाइड करना चाहेंगी? हाँ जी, तो सबसे पहले तो यही है कि अपना जो डिस्ट्रैक्शन है, उसको थोड़ा कंट्रोल करो और दूसरा ये है कि कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अप एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ बट हमें क्या है कि खुद को मोटिवेट दूसरा आएगा वो हमें मोटिवेट करके चला जाएगा बट वो तब तक के लिए नहीं होगा जब तक कि हमने खुद को स्टार्ट ना करा हो मोटिवेट कर तो वो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि अगर आप डेली बेसिस पे अगर अपने आप को खुद मोटिवेट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका गोल होगा आप उसके लिए और भी ज्यादा फोकस्ड रहोगे और अच्छे से उसको जो भी आपका टारगेट रहेगा उसको अचीव करोगे और थर्ड चीज है आपको इंडिपेंडेंट रहना सीखना है कि
अगर आप ये सोच के चलोगे कि हाँ फैमिली कर रही है सब कुछ, तो आप उसी तरीके से रहोगे कि हाँ अभी भी फैमिली कर रही है, आगे भी फैमिली करेगी। बट आपको ये लेके चलना है कि मैं अकेली हूँ, मुझे खुद से खुद के बलबूते में करना है, जो कि मैं खुद सोचती हूँ कि हाँ फैमिली कब तक करती रहेगी, खुद के भरोसे पे करना है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ वो मेरे लिए करेगा। या आज के डेट में ऐसा होता है ना कि कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और किसी पे बोलते हैं कि यार मेरी जॉब लगवा दे या मेरा ये करवा दे। तो वो मुझे सबसे बुरी चीज लगती है लोगों की, कि तुम किसी और पे अपनी सक्सेस का हक क्यों दे रहे हो, खुद क्यों नहीं बन रहे हो उसका कारण। तो मेन चीज ये है कि आप अपने आप इंडिपेंडेंट रहना सीखो। और जब आप इंडिपेंडेंट रहना सीख जाओगे तो खुद अपने आप आपका जो माइंड है वो इनोवेटिव स्टार्ट हो जाएगा कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपने आप अपने हिसाब से चलोगे, दूसरों के उस पे नहीं चलोगे। तीसरा है कि अगर जो भी कर रहे हो इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो कि मैं मेरा तो जनरली ये है कि 12th के बाद से मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया था। और इनफैक्ट जब मैं 12th में थी तो हमारे एक सर थे जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, इनफैक्ट वो आज के डेट में मेरे टच में है, जितेंद्र सिंह रावत सर। तो वो मेरे आइडल सर हैं, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने हमेशा मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में बोलते थे कि बहुत ही ज्यादा मोटिवेट इनफैक्ट वो करते थे कि राधा आपके साथ ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी आप ऐसे हो कि अपना बेस्ट देती हो। कुछ स्टूडेंट्स जैसे वही बात करते थे कि बेटा अगर तुम्हें थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम लग जाए तो आप एब्सेंट मार देते हो। पर इस लड़की को देखो, इसके साथ इतनी प्रॉब्लम है फिर भी एक दिन भी एब्सेंट नहीं करती है। तो वो एक चीज उन्होंने वहीं से मुझे क्या कर दिया था स्टार्ट, की जैसे वो एक्सप्लेन कर देते थे सब कुछ। तो मुझे बोलते थे कि बेटा आप जो बच्चे जो समझ नहीं पाते थे उनके लिए बोलते थे कि बेटा आप इनको एक्सप्लेन कर दो। तो वहां से कहीं ना कहीं मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। उसके बाद ही मैंने ट्यूशन का स्टार्ट किया कि ताकि थोड़ा सा अपने पापा जी को सपोर्ट कर पाऊं देहरादून, क्योंकि 12th के बाद हम देहरादून आ गए थे। तो ये था कि फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊं अपने पापा जी को। तो ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था और वो एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग। तो ये है कि आज के डेट में ये इंटरेस्ट सा बन गया है बहुत ही ज्यादा समझाने का किसी को। तो मेन चीज ये है कि इंटरेस्ट के साथ अगर कुछ भी काम करोगे तो वो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा और आप उसमें आगे जाते रहोगे। और एक आज और वैसे चीज है। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। वैसे जो आप आज आपने हमें समझाया बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत अच्छा लगा हाँ आपका समझाया हुआ हमें। तो हाँ जी हाँ जी आप जो आखिरी वर्ड बोल रहे थे वो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। जी। एक और चीज है नॉलेज। जैसे बच्चे बोलते हैं ना पढ़ाई लिख के क्या करोगे, है ना। पढ़ लिख के कोई किसी ने कोई अच्छा काम नहीं कर दिया या हर एक पढ़ा लिखा सक्सेसफुल नहीं होता है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी नॉलेज गेन कर रहे हो तो वो आपको बेनिफिट ही होगा। आप जितना ज्यादा नॉलेज किसी फील्ड से रिलेटेड ले रहे हो, किसी भी चीज से रिलेटेड ले रहे हो, तो वो आपको आगे काम आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई जो करी है वो व्यर्थ जाए। आपने कुछ पढ़ा है वो आगे आपको हेल्प करेगा, किसी न किसी उसमें आपको हेल्प करेगा। अब जैसे मेरा है, कहीं से भी अगर मिलता है कि हाँ यहाँ से नॉलेज लूं तो या कुछ भी करूं, तो ऐसा है कि हाँ उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश पूरी पूरी करती हूँ। क्योंकि वो नॉलेज कब कहाँ काम आ जाए वो तो ऊपर वाला ही जाने। मतलब कहीं भी आ सकती है वो नॉलेज कम, तो इसीलिए जो भी नॉलेज मिल रही है उसको गेन करते रहो। कोई बोलता है कि ज्ञानी मत बनो, ज्ञान मत दो, तो वो बहुत ही गलत होता है। बहुत ही ज्यादा गलत होता है। अगर कोई ज्ञानी बन रहा है तो उस ज्ञान को समेटने की कोशिश करो, जो अच्छाई है उसको लेने की कोशिश करो। तो बस इतना ही है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें ये चीज़ जान के, और हम भी कोशिश हाँ यही जी करेंगे और बाकी स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करेंगे कि वो भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है और जितना ज़्यादा हो सके सोसाइटी से नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान जितनी ज़्यादा हो सके गैदर करते रह सके। और वैसे हाँ हमने ये जी हाँ प्लेटफॉर्म जी इसलिए ही क्रिएट करा है कि जिससे हम जी जी जी। एक जो इस ऐसे लोगों के लिए आइडल्स होते हैं उनको यहाँ पर लाके वो उनसे सीख सके, एक अपने को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग कर सके अपनी लाइफ में। तो हाँ जी हाँ ये जी। चीज़ तो आपने हमें बताई, तो हम ये चीज़ जान जाएंगे आपके 20 साल के एक्सपीरियंस में। आपने एक फिर भी एक हम्म, रफ आइडिया के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया अपनी लाइफ में। तो हम्म। आप क्या गाइड करना चाहेंगे, एक फाइन लर्निंग क्या देना चाहेंगे आप हम सबको? बता ही दिया है वो सब कुछ तो। अभी जो ये सब कुछ बताया वो सब उसी में आ जाता है। चलिए ठीक है।
तो हाँ काफ़ी जी, अच्छे तरीके से आपके साथ बातचीत हुई और आपने बहुत अच्छे तरीके हाँ से हर जी। चीज़ को समझाया और आपसे मिलके जी, हमें जी, भी जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ और जी। बाकी हम यही दुआ करेंगे आपके लिए कि आप भी जीवन में और सफलता पाएँ, आप पीएचडी से और हायर थैंक यू सो पोज़ीशंस पे मच, जाएँ, हायर थैंक रैंक यू पे सो जाएँ, मच। हायर एग्ज़ाम्स क्रैक करें। हमारी तरफ से जी, जी, जी। यही ब्लेसिंग्स है और गॉड आपकी तरफ पूरी ब्लेसिंग्स बनाए रखे हों अपनी। तो हाँ जी, चलिए हाँ जी। राधा जी अब आपसे अलविदा लेते हैं और ओके, फिर थैंक यू योगेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने मतलब और ये जो जिस तरीके से आप यही हो गया ना कि आप भी एक तरीके का क्या कर रहे हो, नॉलेज ही प्रोवाइड कर रहे हो सबको। हर एक जो भी डिफरेंट-डिफरेंट जो भी जिसने भी क्रैक किया है, उसके बेसिस में क्या हो रहा है, सबको नॉलेज इन्फॉर्मेटिव नॉलेज ही मिल रही है कि हम किस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारी अगर आपका कोई देखता है, तो सारी नॉलेज आराम से मिल जाएगी कि किस तरीके से किसकी स्ट्रैटेजी कैसे रही है, हम किस तरीके से उसे अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी वो चीज़ कर सकते हैं, जो हमारा गोल है, उसे अचीव कर सकते हैं। हाँ तो जी। इट्स अ प्लेज़र कि आपने हमारे लिए वर्ड्स बोले। चलिए अब आपसे अलविदा लेते हैं। बाय-बाय, टेक केयर। चलिए ठीक है। ओके, ओके, ओके। यू टू। सो गाइस ये हमारा सेशन था इस बार राधा त्रिपाठी जी के साथ जिन्होंने कई सारे ऑड्स को क्रैक करके इतना टफ एग्जाम को क्रैक किया है। सबसे बड़ी बात है 12 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक किया और इन्होंने 12 लाख बच्चों में इस एग्जाम को सफलता पाई है अपनी। हर साल जो होते हैं 6 लाख के आसपास बच्चे देते हैं इसे, पर जिस हिसाब से 2 बार के बच्चे एक साथ बैठ गए जिसमें 12 लाख बच्चे एक साथ बैठे तो भी इन्होंने सफलता पाई। ये कम बात नहीं है और इन्होंने सबसे बड़ी बात है इनकी लाइफ में जैसा हमने आपको बताया था एक इंसिडेंट इनकी लाइफ में हुआ था अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जैसे इन्होंने बताया 93% करीब ये बर्न हो चुकी थी इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से। पर फाइनली एक डेडिकेटेड पर्सन होता साइड से मैं होता तो मैं साइड से छुट्टी मार के घर में बैठता और आराम से कहता मैं तो स्कूल जा नहीं रहा, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो तबीयत खराब हो गई मेरी। पर एक ये डेडिकेटेड पर्सन थी जिन्होंने अपने को मेंटेन करके रखा और सफलता पाई। पर मैं यही चीज कहूंगा कि आपको राधा जी के से गाइडेंस लेनी चाहिए, एक उनकी गाइडिंग लाइट अपने ऊपर डालनी चाहिए कि आपके जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, कैसे भी चैलेंजेस आ जाए, हर परेशानी दुख पार जरूर हो जाता है। तो उससे फाइट कीजिए और आगे बढ़िए। छुट्टी मार के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, जितनी ज़्यादा जीवन में मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। और जो इंसान इतना ज़्यादा डैमेज होने के बाद, बर्न होने के बाद उसने फिर भी अपनी हार नहीं मानी, फिर भी स्कूल जाने के लिए रट लगा के रखी एक छोटे बच्चे ने, तो यार अब तो हम इतने ज़्यादा मैच्योर हो ही चुके हैं कि हम लोगों को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए। तो अपनी लाइफ में कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है उससे परेशान मत होइए, छोटी मोटी है चले जाएगी, लेकिन चाहे वो बड़ी भी है वो भी चली जाएगी। आपको डट के सामना करना और अपनी मेहनत करते रहनी है। तो चलिए अब हम आपसे भी अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट संडे आपके लिए एक और नया सेशन लेके आएंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर loving and supporting KOK's hard hardcast, and we hope you must be doing great. So we wish you ample amount of love, health, wealth, wisdom, knowledge, success, all your dreams come true. You are a king and you are a queen and wanna be the member of the King of Kings family. Like, share in the groups and subscribe with bell notification and comment KOK's heart to heart so that we can able to bring more and more interesting, inspirational, heart touching conversation for you all. So bye bye, take care. तो ये अगर आप इसी टाइप के और भी सेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक कीजिए और आपसे उसी वीडियो में मुलाकात होगी।